पिक्चर 41, क्या लगता है उसे मोहब्बत हो गई होगी? उद्धरण चिन्ह, जिससे उसके थाई उसके ऊपर की भी हल्की हल्की बॉडी रिवीलिंग हो रही थी। उसे ऐसे देखकर कोई गहरी सांस लेता है। वह अपनी आंखें बंद करके उसके चेहरे के बेहद अपना चेहरा करके उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उन्हें फूंक मार देता है और अपनी गहरी आवाज में, आई नो आई एम रॉन्ग, आई नो आई एम हार्टलेस, आई नो आई एम एरोगेंट, आई नो आई एम बैड, बट आई एम नॉट ए फ्रॉड। मैं कभी भी तुम्हें चीट नहीं कर सकता बीवी, मुझसे कभी होगा ही नहीं। मेरे लिए तुम वह पहले लड़की हूँ जिसने मुझे छुआ है। इस दर्श शेखावत के होठों को छुआ है बीवी। ये दर्श शेखावत अगर किसी को पाने की तलब रखता है तो वह तुम ही। जानता हूँ मैंने बहुत कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ, पर क्या कर सकता हूँ? करना भी तो जरूरी था, नहीं तो तुम असल दुनिया से कैसे मिलती। कहते कहते वह उसके बालों को सहलाने लगता है। उसकी बंद हुई आंखों को देखकर वह गहरी सांस लेता है। कुछ सोचकर उसके साइड में ही लेट जाता है। वह ना ही उसके करीब जाता है ना ही वह उसे अपने पास खींचता है। वैसे ही दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखकर सीलिंग को देखने लगता है। वही मृदा नींद में ही उसके पास आ जाती है। कब वह अपना सर उसके सीने पर रखकर उसके पेट पर अपना एक हाथ रखकर सो जाती है यह उसे खुद भी नहीं पता चलता है। और वही उसे अपने पास आते हुए देखकर दर्श के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वैसे ही उसके बालों को सहन कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वह भी गहरी नींद में चला जाता है। यहाँ तो दर्श मृदा को अपनी बाहों में लिए सो चुका था, पर दूसरी तरफ था कोई जिसकी आंखों से नींद गायब हो। प्रथम और विधान क्लब में बैठे हुए थे। प्रथम वीआईपी रूम में बैठा हाथों में ड्रिंक के गिलास को लिए विधान की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, मुझे बात नहीं समझ में आ रही है। दर्श उसके दिमाग में चल तो चल क्या रहा है? 2 साल तक तो उसने अपनी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, पर अब वह उसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है? मुझे तो आप डर लग रहा है। विधान ये सुनकर उसके ही सामने बैठते हुए, ममदर्श उसके बारे में तुम अच्छे से जानते हो, वह बिना वजह कुछ भी नहीं करता है। अगर 2 साल तक वह अपनी बीवी से दूर रहा होगा तो जरूर उसके पीछे कुछ वजह होगी। वैसे भी 2 साल तक वह हमसे भी कहाँ बात करता था। अच्छी तरह से लगता है वह पूरी तरह से खुद को अकेला करना चाहता है, पर अब मृदा को अपनी जिंदगी में ला रहा है तो जरूर कुछ वजह होगी। मैं आज तक उसे किसी के लिए इतना करते हुए नहीं देखा है। जो चीज़ चाहिए वह उसे पाकर ही रहता है, चाहे जबरदस्ती से ही क्यों ना हो, पर अपनी बीवी के लिए वह इतना सब कुछ कर रहा है। जो शख्स अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता वह हर दिन अपनी बीवी से बेइज्जती करवा रहा है। जिसे आज तक उसके दादाजी ने थप्पड़ नहीं मारा था, आज उसकी बीवी थप्पड़ मार रही है, तो सोचो उसकी बीवी उसके लिए कितनी खास होगी। कहते कहते को ड्रिंक करने लगता है। वही उसकी बात सुनकर प्रथम ड्रिंक करते हुए, क्या लगता है उसे मोहब्बत हो गई होगी? उसे मतलब अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो जाहिर सी बात है वह उससे मोहब्बत कर रहा है। लड़का उसी की ही बात सुनता है, उसी के सामने वह खुद को रोकना है हर एक चीज़ के लिए जिससे वह मोहब्बत करता है। वैसे भी मैं आज तक उसे इतना बदलते हुए नहीं देखा था। तुमने उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट देखी है? बचपन से ही मैंने उसे देखा है, जब से उसके मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए हैं। वैसे ही उसने अपनी जिंदगी में खुश रहना तो दूर की बातें, सभी से रिश्ते ही तोड़ दिए थे। उसने खुद को एक अंधेरे में कैद कर लिया था। कभी कभी तो उसके लिए बुरा लगता है मुझे। आखिर उसके पास है क्या? हम चाहे कितनी भी रिच फैमिली से बिलोंग करें, पर हम होते तो अकेले हैं। अगर हम शादी भी करना चाहे तो हमारे फैमिली प्रॉफिट देखते हैं, तब जाकर किसी से शादी कर पाते हैं। मैं तो सोचता हूँ इस सब में दर्श बहुत ज़्यादा लकी है कि उसके दादाजी उसकी शादी उसके मन से करवाने दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग हैं। कहते कहते प्रथम शांत हो जाता है तो विधान अपनी जगह से खड़ा होकर, अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हैं, वह भी सच्चे दिल से, तो तुम उसके लिए कुछ भी करोगे। उसे पाने के लिए तुम खुद को भी तबाह कर दोगे और दूसरों को भी बर्बाद कर दोगे। तुम्हें उसे वक्त किसी की परवाह नहीं होगी। एक बार मोहब्बत होने दो तो मैं खुद ही पता चलेगी। फिलहाल तो हम उसे मोहब्बत में नहीं हैं, पर हमारा दोस्त है, उसे मैं मोहब्बत भी नहीं कह सकता। पर इंसान उसे के ही सामने अपने घुटने टेक देता है जिसे वह खोना नहीं चाहता है। तुम ही सोचो, जो शख्स किसी को अपने आगे बोलने तक नहीं देता है, जो उसके खिलाफ जाए उसे धरती पर ही नरक दिखाएं, वह अपनी बीवी के सामने। कहते कहते वह प्रथम के कंधे पर हाथ रखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए
दुनिया है, क्या पता तुम्हें भी कोई मिल जाए, ये दुनिया ऐसे ही है। दोस्त मोहब्बत यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। कहते कहते वह वहाँ से चला जाता है, वही प्रथम विधान की बात पर मुस्कुराते हुए। यहाँ पर भाभी जैसा कोई मिलना मुझे तो नहीं लगता है पॉसिबल होगा, क्या पता कोई ऐसा मिल जाए मुझे। फिलहाल तो मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है, जहाँ मेरा आप बिजनेस के चलते अपने दोस्त की बेटी से शादी करवाना चाहता है, और एक मैं हूँ जिसे सुकून नहीं मिल रहा है। हर दिन लड़कियों के साथ रहता हूँ, फिर भी घुटन महसूस होती है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी जगह से खड़ा होकर अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखे ग्लास वॉल के सामने खड़ा हो जाता है और सामने क्लब में डांस कर रहे हैं लोगों की तरफ देखने लगता है। तभी रूम का दरवाजा खुल जाता है। प्रथम सामने देख रहा था, तभी उसके कानों में एक मीठी आवाज सुनाई देती है। वह अपनी गर्दन तिरछी करके देखता है तो एक लड़की अपना सर झुकाए हुए थी, वह बड़ी मासूमियत से, सर आपको और कुछ चाहिए? मैंने ड्रिंक लाई है, उसके साथ आप कुछ और लेना चाहेंगे? उसे लड़की की बात को सुनकर प्रथम उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर, क्या तुम मुझे और कुछ दे सकती हूँ? ये सुनकर वह लड़की जिसे अपना सर नीचे झुका लिया था, वह हैरानी के साथ प्रथम को देखने लगती है। प्रथम उसे लड़की को देखा है जो दिखने बेहद खूबसूरत है। उसकी आंखें जो गहरी काली थी, जिनमें एक अलग ही नशा था और मासूमियत साफ साफ देखी जा सकती थी। वह लड़की हैरानी के साथ, जी सर आपने कुछ कहा? प्रथम ये सुनकर अपने गहरी आवाज में, क्या तुम यहाँ पर न्यू हो? ये सुनकर वह लड़की अपना सर हाँ में हिलाते हुए, हाँ मैंने आज ही ज्वाइन किया है। प्रथम ये सुनकर वैसे ही अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखे, तुम जानते हो यहाँ पर क्या क्या होता है? ये सुनकर वह लड़की बड़ी अजीब सा मुंह बनाते हुए, क्या होता है? मतलब मैं कुछ समझ नहीं, यहाँ पर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक वेटर का काम है सर, इसके अलावा मुझे पता नहीं है यहाँ पर क्या होता है और ना ही मुझे कुछ जानना है। मेरा सिर्फ यहाँ पर 5 घंटे की ड्यूटी है जिसे मैं पूरी करती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए नहीं है तो मैं चलती हूँ। उसे लड़की के ऐसे एटीट्यूड और उसका ऐसा जवाब सुनकर प्रथम बस अपना सर हिला देता है। वह सोफे पर बैठे हुए, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ये सुनकर वह लड़की बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर, क्यों मैं आपके बारे में क्यों जानूं? ऐसा कौन सा आपके बारे में जानकर मुझे पैसे मिलने वाले हैं? मेरा सिर्फ काम आपको सर्विस देना है, न कि आपके बारे में जानना, और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ चाहिए होगा, तुम्हें यहाँ से चलती हूँ। कहते हुए वो लड़की जाने लगती है क्योंकि उसे प्रथम बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर प्रथम अपनी उंगलियों में पड़े हुए सिगरेट पर अपनी उंगलियां करते हुए, अपनी आंखें तीखी करते हुए, बहुत बदतमीज हो तुम, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारा कस्टमर कौन है। अगर ऐसे तुम बदतमीजी से बात करोगी तो कोई भी यहाँ पर फिर से नहीं आएगा। ये सुनकर वह लड़की गहरी सांस लेकर वह मासूमियत की जगह अपने दोनों हाथ फोल्ड किया, उसे देखते हुए मुस्कुराकर, तो कस्टमर का काम है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आकर एंजॉय करना है, ना कि किसी की भी पर्सनल डिटेल पूछना और ना ही यह बताना कि वह कौन है। कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप बिजनेस का होना चाहिए, ना कि पर्सनल, और यह मैं अच्छी तरह से अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कहा है आपको। कहते हुए वह अपने गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगते हैं। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर प्रथम दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर, तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी हो। वैसे तुम जिस कस्टमर की बात कर रही हूँ, जहाँ पर तुम काम कर रही हूँ, वह मेरा ही क्लब है, मैं इसका ओनर हूँ। ये सुनकर वह लड़की अपना सर हिला देती है, फिर अचानक से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपना सर झुकाते हुए, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप इस क्लब के ओनर हैं, मुझे लगा कोई कस्टमर है और इसी वजह से मैंने ऐसे बोल। उद्धरण चिन्ह। उसे लड़की के ऐसे बदलते हुए रिएक्शन को देखकर प्रथम अपने एक के ऊपर दूसरा पर रख उसे कुछ बोलते ही वाला था कि तभी वह लड़की फिर से अपनी जगह पर खड़ी होकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए, ऐसा सोचा था मैं ऐसा बोलूंगी, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो किसी की भी बातों में आ जाऊंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ इस क्लब का ओनर है, वह यहाँ पर आता नहीं है, अगर आता भी होगा तो वह अपने प्राइवेट रूम में रहता है और यह उसका प्राइवेट रूम नहीं है। और पहली बात, वह किसी भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन नहीं निकला क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, वह पूरा दिन अपने लड़कियों के बीच रहता है, तो वह एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन कैसे निकलेगा? मैं इतना तो जानती हूँ अपने ऑनर के बारे में, तो अपना यह मुंह बंद रखो। और तुमने जो झूठ बोला है, इसकी कंप्लेंट मैं अभी के अभी मैनेजर को करूँगी।
अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सोच जब 42 थप्पड़ और घमंड। सुज्जू डियर, थैंक यू फॉर कमेंट मी। तुम्हारा कमेंट मैंने कल पढ़ा और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने इतनी अच्छी तरह से स्टोरी पढ़ी है। पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कहानी के एक दो पहलू है जो दिखती नहीं है। एक जो मृदा को पता है, एक जो दर्श को पता है। हम एक तरफ की कहानी पढ़कर और एक तरफ का पहलू देखकर हम स्टोरी को या उसे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। माना दर्श गलत है, पर कभी कभी दूसरा भी पहलू देखना चाहिए। क्या पता नजरिया बदल जाए। दर्श ने किया है वह सच में बहुत ज्यादा बुरा किया है, पर जरूर उसने मृदा को छोड़ा तो नहीं है ना 2 साल वापस आया है। तो कुछ तो वजह होगी। एक साइड से देखकर कभी कुछ पता नहीं चलता, उसके बारे में जानने के बाद ही सब कुछ पता चलता है। मैं तो यही कहूंगी कि पहले से कुछ जज मत करो कोई भी, क्योंकि धीरे धीरे आप सभी को पता चलेगा कि कौन कितनी सच्चाई में है। और रही बात मृदा के साथ इतना सब कुछ हुआ है, तो क्या इसके ऊपर दर्श में कुछ नहीं किया होगा? क्या सच में ऐसा होगा, या मृदा ने कभी देखा नहीं होगा? ये तो आने वाले समय में ही बताया जाएगा। पर यही चाहूंगी कि पहले से ही कुछ जज मत करो, ऐसे ही पढ़ते रहो और साथ देते रहो, क्योंकि तुम लोग साथ देते हो तो अच्छा लगता है। अब बिना टाइम वेस्ट किया स्टोरी पर आ जाते हैं। उसे लड़की के ऐसे बदलते हुए रिएक्शन को देखकर प्रथम अपने एक के ऊपर दूसरा पर रख उसे कुछ बोलते ही वाला था कि तभी वह लड़की फिर से अपनी जगह पर खड़ी होकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए, ऐसा सोचा था मैं ऐसा बोलूंगी। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो किसी की भी बातों में आ जाऊंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ इस क्लब का ओनर है, वह यहाँ पर आता नहीं है। अगर आता भी होगा तो वह अपने प्राइवेट रूम में रहता है, और यह उसका प्राइवेट रूम नहीं है। और पहली बात, वह किसी भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन नहीं निकला, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। वह पूरा दिन अपने लड़कियों के बीच रहता है, तो वह एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन कैसे निकलेगा? मैं इतना तो जानती हूँ अपने ऑनर के बारे में, तो अपना यह मुंह बंद रखो। और तुमने जो झूठ बोला है, इसकी कंप्लेंट मैं अभी के अभी मैनेजर को करूंगी। प्रथम उसका ऐसे रिएक्शन और उसका क्यूट सा चेहरा देखकर अपना सर हिलाते हुए, तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हूँ तो हम यही करते हैं। तुम्हें भरोसा नहीं है ना, चलो मैं भरोसा दिलाता हूँ। कहते हुए वह अपना मोबाइल निकालता है, तो वह लड़की भी अपना मोबाइल निकलते हुए, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, रुको मैं मैनेजर को बुलाती हूँ। कहते हुए वह मैनेजर को बुलाती है। मैनेजर भी उसकी बात सुनकर वहां पर आ जाता है। जब मैनेजर वहां पर आता है तो पहले उसे लड़की को देखा है। वह कुछ बोलते ही वाला था कि उसकी नज़र प्रथम पर चली जाती है, तो वह जल्दी से अपना सर झुकाते हुए, बॉस आप यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? मैनेजर को ऐसे प्रथम के सामने सर झुकाते हुए देखकर वह लड़की जो इतनी देर से एटीट्यूड में थी, उसका एटीट्यूड पूरी तरह से निकल जाता है। वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कभी प्रथम को देखते हैं, जो अपने होठों पर नौटी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था, और कभी मैनेजर को देखते हैं जिसे अपना सर झुकाया हुआ था। प्रथम वैसे ही बैठे अपनी उंगलियों में जो सिगरेट को पड़ी हुई थी, उसे सामने रखकर ड्रिंक के गिलास को अपने हाथों में लेता है, तो मैनेजर ड्रिंक को उसे गिलास में डालते हुए अपना सर झुका लेता है। तभी प्रथम उसे लड़की की तरफ इशारा करते हुए, क्या बात है मैनेजर, तुमने अभी तक बताया नहीं कि इस क्लब का ओनर कौन है? इसे एम्प्लॉय आज ही ज्वाइन हुई है, तो इसे पता होना चाहिए कि जिस जगह पर वह काम करते हैं उसका ओनर कौन है। इतनी लापरवाही क्या तुम्हें? अपने काम से प्यार नहीं है? बोल दो तुम्हारे काम से किसी और को प्यार होगा। ये सुनकर मैनेजर जल्दी से अपना सर ऊपर करके उसे लड़की की तरफ देखा है, जो बड़ी मासूमियत से ये सब देख रहे थे। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब उसे इतना जरूर समझ आ चुका था कि वह बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वही मैनेजर लड़की की तरफ देखकर, रूहानी तुम्हें तो मैंने बताया था ना बॉस के बारे में कि कौन है इस क्लब के, तुमने उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकली थी क्या? मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये हमारे क्लब के ओनर है प्रथम बजाज। उसे लड़के का नाम रूहानी है, और वही रूहानी नाम सुनकर प्रथम अपने मन में, रूहानी नाम तो खूबसूरत है, पर मैडम के तेवर बहुत तीखे हैं। चेहरे के साथ आंखों में एक नशा लिए बैठी है, क्या पता इस नशे की मुझे लत लग जाए। मन ही मन कहता कहता प्रथम अपने हाथों में पकड़ी हुए ड्रिंक के गिलास को गोल गोल घूमते हुए रूहानी की तरफ देखकर, तो मिस रूहानी अब मैनेजर तो झूठ नहीं कह सकते ना, उन्हें तो पता होगा इस क्लब का ओनर कौन है। अब नाम तो तुम्हें पता है, गूगल तुम्हारे पास होगा तो सर्च कर दो, उसमें ये क्लब आ ही जाएगा। मैं मेंशन किया था,
और कस्टमर की सर्विस तुम बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। मुझे तुम्हारी सर्विस बहुत पसंद आई। सोच रहा हूँ मैं तुम्हें पर्सनल अपने काम के लिए रखूँ, क्या कहती हूँ? ये सुनकर मैनेजर हैरानी से प्रथम की तरफ देखा है। जो रूहानी इसकी तरफ देख रहा था, वही रूहानी हैरानी के साथ मैनेजर की तरफ देखते हैं। वह अपना सरना में हिलाते हुए मुस्कुराकर, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ पता नहीं था, पर मैं अपनी जब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ना ही प्रमोशन चाहिए, ना ही मैं कोई पर्सनल काम करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर वेटर्स का ही काम करना चाहती हूँ, वही काफ़ी है मेरे लिए। वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं एक्स्ट्रा वर्क करूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। प्रथम अपनी जगह से खड़ा होकर मैनेजर को जाने का इशारा कर देता है। मैनेजर वहाँ से चला जाता है तो रूहानी की सांसें अटसी जाती हैं। वह पूरी तरह से डर चुकी थी। वही प्रथम रूहानी के सामने खड़ा होकर अपनी तैयारी आवाज में, मैं तुम्हें पर्सनल वर्क जैसे तुम कह सकती हूँ, मेरा जो प्राइवेट रूम है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। तुम उसी रूम में रहकर उसकी ही सर्विस करोगी, बाकी काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर जिस वक्त आती है उसे वक्त सिर्फ उसी रूम में उसकी सर्विस करोगी। और रही बात तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कोई वक्त दे नहीं रहा हूँ। कहते हुए वह उसे देखकर मुस्कुरा देता है। वही रूहानी कुछ नहीं कहती, पर उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वह बस अपना सर हिला देती है और वहाँ से जाने ही वाली थी कि प्रथम उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे रूहानी एक जोरदार थप्पड़ प्रथम के गालों पर मरते हुए, यह क्या बदतमीजी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं यहाँ पर काम करती हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप बदतमीजी करेंगे मेरे साथ। प्रथम, जिसने ऐसे ही रूहानी का हाथ पकड़ा था, उसने सोचा नहीं था कि रूहानी उसे थप्पड़ भी मारेगी। वह अपनी गाल पर हाथ रखकर रूहानी को देखा है, जो उसे ही गुस्से में देख रही थी। उसने सोचा नहीं था कि कोई लड़की उसका स्टेटस जानकर उसे थप्पड़ मारेगी। यहाँ तो रूहानी ने थप्पड़ के साथ उसे अच्छा खासा सुनाया भी था। वह उसके आर्म को पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए उसके चेहरे के बेहद नज़दीक अपना चेहरा ले जाकर, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हें पता है प्रथम बजाज पर थप्पड़ मारने की क्या सजा हो सकती है? रूहानी यह सुनकर प्रथम को अपने से दूर करते हुए, आप चाहे कोई भी हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी को भी बिना मतलब के ऐसे पकड़ोगे। माना मैं यहाँ पर काम करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपनी मनमर्जी करेंगे। अगर गलती है तो मैं सॉरी बोलने को तैयार हूँ, पर आप अगर बदतमीजी करेंगे तो यह मैं सह नहीं सकती। तो बेहतर यही है कि आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। और वैसे भी अब तो मैं यहाँ पर काम भी नहीं करने वाली हूँ, जहाँ के बस इतनी ज़्यादा घटिया हो, जो एम्प्लॉइज की ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कहते हुए वह उसे अपने से दूर करने लगती है तो प्रथम उसे देखकर मुस्कुराते हुए, क्या लगता है तुम्हें, तुम में मुझे प्रथम बजाज को थप्पड़ मारकर तुम ये जॉब छोड़ सकती हूँ? जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए होंगे ना, उसे वक्त कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साफ साफ लिखा होगा कि अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहा है तो उसे इस वक्त 30 लाख देने पड़ेंगे। क्या तुम्हारे पास है? जहाँ तक मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। तो क्या करोगी? सोचा था तुमसे प्यार से बात कर लूँगा, पर तुम हो जो अपने तीखे तेवर मुझे दिखा रही हूँ। थप्पड़ मरने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम किस थप्पड़ मार रही हूँ। अगर तुम अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो तब मैं इस बारे में सोचूंगा, तब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। पर अगर तुमने मुझे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारा जीना हराम करूँगा और इस तरह से तुम्हें रुलाऊंगा, तुम खुद से ही नफरत करोगी मिस रूहानी। कहते कहते उसके बेहद नज़दीक आने लगता है तो रूहानी उसके पैरों पर जोर से पर मरती है, जिससे प्रथम दर्द के मारे पीछे हो जाता है और वहाँ से धकेल देती है, जिससे प्रथम सोफे पर गिर जाता है। तो रूहानी तुझसे बड़ी आवाज़ में, एक बात अच्छे से याद रखना मिस्टर प्रथम बजाज, चाहे मेरे पास 30 लाख नहीं है, पर फिर भी मैं कोई रास्ता ढूंढ लूँगी। पर मैं ऐसे शख्स के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती जो एक नंबर का निहायती बदतमीज, घटिया और जिसकी सोच इतनी गिरी हुई है। तुम्हारा ये घमंड है ना, तुम्हें ही एक दिन ले डूबेगा। और मैं बिना वजह माफ़ी तो दूर की बात है देखते तक नहीं हूँ शख्स की तरफ जो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचा। मेरे अंदर रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है, पर शायद तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है। कहते हुए वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वही प्रथम अपने पर को देखा है जो हल्का हल्का लाल हो चुका था। रूहानी ने हिल्स पहनी हुई थी,
जिसकी वजह से वह हिल्स प्रथम के पैरों पर लग चुकी थी। वह अपने पैरों को सहलाते हुए, ये तुमने गलत कर दिया मिस रूहानी, गलत शख्स के साथ तुम फंस चुकी हो। अब ये शख्स तुम्हें कहाँ पर ले जाएगा ये खुद तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। कहते कहते वह गुस्से में ड्रिंक की बोतल को अपने हाथों में लिए ड्रिंक करने लगता है। वही सुबह का वक्त हो जाता है। मृदा जब अपनी आंखें धूप की रोशनी की वजह से खोलता है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे अपना सर हल्का हल्का भारी जैसा महसूस हो रहा था। वह गहरी सांस लेती है, तभी उसे अपने सीने पर कुछ भारी भारी जैसा महसूस होता है। जिस पत्थर उसके सीने पर रखा गया है, वह अपनी नज़रें नीचे करके देखती है तो उसकी आंखों में जो नींद थी वह पूरी तरह से गायब हो जाती है, क्योंकि उसके सीने पर सो रहा दर्श किसी मासूम बच्चे की तरह उसकी बाहों में लिए था। इस समय उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। धूप की रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी, जिससे वह अपना चेहरा उसके सीने में छुपाए जा रहा था, जिसे महसूस करके मृदा गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। उसने जरूर शर्ट पहना है, पर वह दर्श की सांसों को अपने सीने पर साफ साफ महसूस कर सकती थी। 43 मोहब्बत होने लगी है मुझसे बीवी। मृदा जब अपनी आंखें धूप की रोशनी की वजह से खोलता है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे अपना सर हल्का हल्का भारी जैसा महसूस हो रहा था। वह गहरी सांस लेती है, तभी उसे अपने सीने पर कुछ भारी भारी जैसा महसूस होता है। जिस पत्थर उसके सीने पर रखा गया है, वह अपनी नज़रें नीचे करके देखती है तो उसकी आंखों में जो नींद थी वह पूरी तरह से गायब हो जाती है, क्योंकि उसके सीने पर सो रहा दर्श किसी मासूम बच्चे की तरह उसकी बाहों में लिए था। इस समय उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। धूप की रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी, जिससे वह अपना चेहरा उसके सीने में छुपाए जा रहा था, जिसे महसूस करके मृदा गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। उसने जरूर शर्ट पहना है, पर वह दर्श की सांसों को अपने सीने पर साफ साफ महसूस कर सकती थी। उसके चेहरे को देखते हैं तो सिर्फ देखती रह जाती है। उसे देखकर खुद से ही, आखिर कैसे मैं खुद को तुमसे नफरत करने के लिए आगे बढ़ाऊं? क्यों ये दिल तुमसे नफरत करने की इजाज़त नहीं दे रहा है? आखिर ऐसा क्या है तुझमें जो ये दिल खुद से ही बगावत करने के लिए मजबूर कर रहा है? नफरत करती हूँ मैं उसे हर एक एहसास से जो मुझे तुम्हारी ओर खींचा ले रहा है। मुझे अच्छे से पता है इस मासूम से चेहरे के पीछे एक ऐसा शख्स छुपा है जो सिर्फ और सिर्फ मतलबी, जिसे ना किसी की फीलिंग के मायने हैं, जिसमें दिल तो है पर वह पूरी तरह से काला बन चुका है। इसके अंदर किसी के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। कहते कहते वह अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को जो उसके नज़दीक जा रहे थे उनकी मुठ्ठियां बना लेती है और गुस्से में उसके कंधे को पकड़कर अपने से दूर कर देती है, जिससे दर्श जमीन पर गिर जाता है। दर्श जो सुकून के साथ सो रहा था, वह जब जमीन पर गिरे हुए खुद को महसूस करता है तो वह अपनी आंखें खोलता है। वह अपनी आंखें जैसे ही खोलना है, खुद को फर्श पर देखकर उसकी आंखें हल्की हल्की लाल लाल होने लगती है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी सख्त नज़रों से मृदा को देखा है, जो इसको ही देख रही थी। वह गुस्से भरी आवाज में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीवी मुझे मेरे ही बेड से नीचे धकेलना की? मृदा ये सुनकर अपने दोनों हाथ फोल्ड किए बड़ी मासूमियत से, जैसे तुम्हारी मेरे ऊपर सोने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नज़दीक आने की? क्या तुम्हारे पास कमरा कम पड़ गए थे या जगह नहीं थी तुम्हारे पास? अगर ऐसा है तो पहले ही बोल देते, मैं फर्श पर सो जाती। तुमने मुझे पूरी तरह से गंदा कर दिया है। गंदे इंसान, अब तो पूरे बदन से मेरे तुम्हारी गंदगी की स्मेल आ रही है। नफरत है मुझे इससे। कहते कहते वह गुस्से में उसे देखने लगती है तो वही उसकी बातों को सुनकर दर्श उसके पास आकर उसकी आंखों में देखकर, मतलब तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है बीवी? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मोहब्बत होने लगी है मुझसे बीवी? कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से उसे देखने लगता है। इस समय उसके चेहरा उसे मृदा के चेहरे के बेहद नज़दीक था। दोनों की ही गर्म सांसें एक दूसरे से छू रही थी। मृदा उसकी आंखों में देखती है जिसमें उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, और वही मृदा की आंखें ऐसी थी जो खुली किताब की तरह दर्श के सामने थी। वह मृदा की आंखें देख रहा था जैसे वह पढ़ चुका हो। उसकी आंखों को, उसके होठों की मुस्कुराहट को देखकर मृदा उसे अपने से दूर करते हुए मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुमसे नफरत है और इस आज तक है कि मैं बात नहीं सकती। मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है जो मैं मेरी नफरत को तुम्हें बता सकूं। इतनी नफरत है जिसकी ना ही कोई हद है और ना ही कोई लफ्ज़।
तो बेहतर यही है कि मुझसे दूर ही रहो। मेरे पास भी आओगे तो इस नफरत की आग में जल जाओगे मिस्टर शेखावत। और मैं नहीं चाहती कि दादाजी अपने प्यार से पोते को अपनी आंखों के सामने ऐसे जलते हुए देखे। कहते कहते वह मुस्कुराते हुए उसे अपने से दूर करके जाने ही वाली थी कि दर्श उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे मृदा उसे देखकर गुस्से भरी आवाज, मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या जाहिल इंसान, कब से कहे जा रही हूँ मुझसे दूर रहो, मुझे नफरत है तुम्हारे छूने से, तो क्यों मेरे नजदीक आ रहे हैं। मैंने बहुत सह लिया, अब नहीं। अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत तो पक्का मैं दादाजी से ये सब कह दूंगी और उसके बाद तुम उनकी नज़रों में और ज़्यादा गिर जाओगे। क्या तुम ये चाहते हो? वैसे भी एक पोता तो उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल दिया होगा, दूसरा भी अपने हाथों से ही घर से बाहर निकल ही जाएगा। दर्श मृदा के गुस्से बड़े चेहरे को देखा है, उसके गुस्से भर चेहरा जो पूरी तरह से लाल लाल हो चुका था। वह उसके चेहरे के बेहद नज़दीक जाकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए बड़े मासूमियत से, बीवी तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे ये धमकियां दोगी और दादाजी से अगर तुमने कहा भी दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वह मेरा कुछ नहीं करेंगे और ना ही तुम मुझसे कभी आज़ाद हो पाओगी। तो क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ उठा रही हूँ? और जीना हराम करना तो तुमने वैसे भी मेरी सांसें अपने पास रख ली है, इसी वजह से तो हर वक्त तुम्हारे पास आता हूँ अपनी सांसों की तलाश में। एक तुम हो जिसने मेरी आंखों से उसकी नींद ही गायब कर दी। क्या जरूरत थी अपनी ये तीखे तेवर दिखाने से? देखो पागल कर दिया तुमने, एक मासूम सा बंदा तुम्हारी वजह से दीवाना हो गया, हद से ज्यादा दीवानगी बढ़ गई उसकी। क्या जरूरत थी बीवी ये सब करने की? मैं कितनी ज्यादा दोषी हो, पर तुमने जख्मी दिल कर दिया मेरा, वह भी बिना किसी खंजर के। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही उसकी ऐसी बेहुदा बातों को सुनकर मृदा अपनी आंखें छोटी छोटी करके होठों पर मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। मेरे कान बज रहे हैं या मेरे कान खराब हो गए? मतलब सच में तुम और ऐसी बातें? मुझे तुम्हारी इन बातों को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ मिस्टर शेखावत। तुम ये कह रहे हो तुम्हारा दिल सच में जख्मी हो सकता है? वह तो काला है, उसके अंदर कुछ फीलिंग ही नहीं है। मैं उसे पर कैसे खंजर मार सकती हूँ? वह तो पत्थर बन बैठा है, अगर मैंने मर भी दिया तो मेरा ही खंजर टूट जाएगा। दीवानगी की बात ना ही करो, वही बेहतर है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे अंदर किसी के लिए दीवानगी नहीं सिर्फ मतलबी भरी पड़ी है। तो बेहतर यही है कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे काम भी तो करना है। अगर मैं न किया छुट्टी ले लिया तो मेरा वह बॉस इतना खड़ूस है, इतना मतलबी इंसान है कि वह मुझे ताने देते रहेगा क्यों सही कहा ना। कहते कहते हुए उसकी आंखों में देखने लगती है। उसकी आंखों में अपने लिए इतना सारा गुस्सा देखकर दर्श उसके दोनों हाथों को पकड़कर उनमें अपनी उंगलियों को फंसाकर उसके सर के ऊपर कर देता है और उसके चेहरे से अपने चेहरे को जोड़ते हुए अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए, ऐसे ना देखो मुझे बीवी, पागल होने लगा हूँ। तुम्हारी गहरी समुद्र जैसी आंखों से डूबकर जाने का मन करता है। नशा है, मतालाब बन चुकी हूँ तुम मेरी, अब चाह कर भी मैं किसी और के पास नहीं जा सकता। ऐसी है मेरी दीवानगी, चाहता तो मैं भी हूँ तुमसे दूर जाना, पर क्या कर सकता हूँ? अब तो मुझे ये होगा नहीं, क्योंकि तुमने मुझे खुद ही कुछ ना करके भी अपना दीवाना बना दिया और बन बैठी मेरी दीवानगी। कहते कहते उसकी बातों में एक अलग सा जुनून, एक दीवानापन और कुछ था जो मृदा को कुछ बोलने के लिए रोक दिया था। उसकी बातें इतनी ज्यादा अजीब थी कि मृदा के पास कुछ था ही नहीं उसे कुछ खाने के लिए, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह जैसे तैसे करके अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, मिस्टर शेखावत ऐसी बातें मत करो, डर लगता है मुझे, अब वही अच्छे हो, एरोगेंट, सेल्फिश और खुद से प्यार करने वाले। ऐसी बातें मत करो जिस पर यकीन करना मुमकिन नहीं है। वैसे भी तुम्हारे अंदर अगर एक दीवानगी है ना, तो मेरे अंदर भी बदले की आग है जिसे मैं कभी भी नहीं बुझ सकती। तो बेहतर यही है कि मुझे अलग हो जाओ और अपनी पसंद से शादी कर लो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बदले की आग में तुम भी आओ। चाहे तुमने गलती की हो, पर सबसे ज्यादा गलती किसने की है, उसे मैं बदले की आग में जलाना चाहती हूँ, ना कि ऐसे को जिससे नफरत भी नहीं की जा सकती, वह तो उसे लायक भी नहीं है। इतना कहकर मृदा गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसकी गर्म सांसें दर्श अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। मृदा जब ये देखते हैं कि दर्श तुझसे दूर नहीं होने वाला है, तो वह कुछ बोलते ही वाली थी, तो उससे पहले ही उसके होठों पर दर्श के होंठ उसे महसूस हो जाते हैं, जो किसी प्यासे की तरह उसके होठों को नहीं छोड़ने जा रहा था।
वह ऐसे उसके होठों को किस कर रहा था जैसे उसे बरसों की प्यास थी, जो उसके होठों से ही बचने वाली थी। जैसे किसी प्यासे को कुआं मिल चुका था। वह अपने होठों पर दर्द को साफ साफ महसूस कर सकती थी, जिससे वह अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, जिससे वह दर्श को अपने से दूर कर सके, पर दर्श उसके हाथों को इतने कस के पकड़ लेता है कि मृदा खुद को उससे आज़ाद नहीं कर पा रही थी। और वही बाहर का माहौल इतना ज़्यादा ठंडक देने वाला था कि अंदर हवाएं आ रही थी। वह हवाएं तो आ रही थी, पर मृदा को ये सब घुटन देने वाला महसूस हो रहा था। वह बार बार कोशिश कर रही थी, पर वह कोशिश कुछ भी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वह थक हार कर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और जैसे उसे करने चाहती है वैसे उसे करने देती हैं। जब 44 तुम्हें जो मिसेस शेखावत पर हाथ उठाने की गलती कर रही हूँ। वह ऐसे उसके होठों को किस कर रहा था जैसे उसे बरसों की प्यास थी, जो उसके होठों से ही बचने वाली थी। जैसे किसी प्यासे को कुआं मिल चुका था। वह अपने होठों पर दर्द को साफ साफ महसूस कर सकती थी, जिससे वह अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, जिससे वह दर्श को अपने से दूर कर सके, पर दर्श उसके हाथों को इतने कस के पकड़ लेता है कि मृदा खुद को उसे आज़ाद नहीं कर पा रही थी। और वही बाहर का माहौल इतना ज़्यादा ठंडक देने वाला था कि अंदर हवाएं आ रही थी। वह हवाएं तो आ रही थी, पर मृदा को ये सब घुटन देने वाला महसूस हो रहा था। वह बार बार कोशिश कर रही थी, पर वह कोशिश कुछ भी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वह थक हार कर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और जैसे उसे करने चाहती है वैसे उसे करने देती हैं। दर्श जब यह महसूस करता है कि मृदा ने आप खुद को छुड़ाने की कोशिश बंद की है, तो वह वैसे ही उसके होठों पर अपने होठों को रखा है किस करने लगता है। अब मृदा भी उसका साथ देने लगती है, जिसे महसूस करके दर्श उसके हाथों को छोड़ देता है, तो मृदा उसके बालों में अपने हाथों को डाल लेते हैं। कैसे बताएं, कैसे करें? सुबह तक तुझ में जीना चाहते हैं, भीगे लैबों की गीली हाँसी को। पीने का मौसम है, पीना चाहिए। दर्श मृदा को अपने ऊपर लेट देता है, तो मृदा वैसे ही उसके सीने पर अपने हाथों को रखकर उसके होठों से आज़ाद होकर उसके गर्दन में अपने होठों को रख देती है, जिससे दर्श अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है और मृदा उसकी गर्दन में अपने होठों को रखते हैं। एक बात कहूँ, क्या इज्जत है तेरे इश्क की, मुझे आदत है। एक बात कहूँ, क्या इज्जत है तेरे इश्क की, मुझे आदत है। ओ आदत है, आदत है, ओ आदत है। दर्श जब ये देखा है कि मृदा उसके गर्दन से लेकर उसके सीने तक अपने होठों को ले जा रहे हैं, तो वह उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और फिर से उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसके ऊपर आ जाता है। और वही मृदा उसके पीठ पर अपने दोनों हाथों को ले जाकर अपने नाखूनों को उसके पीठ के अंदर धरा देती है। दर्श को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वह तो मृदा के पेट से लेकर उसकी कमर तक अपने हाथों को ले जा रहा था। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़े रहे। एक तेरी तालाब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिला सुखों तेरी बहनों में, जन्नत जैसी एक राहत है। एक बात कहूँ, क्या इज्जत है तेरे इश्क की, मुझे आदत है। एक बात कहूँ, क्या इज्जत है तेरे इश्क की, मुझे आदत है। ओ आदत है, आदत है, ओ तेरी आदत है। दर्श जब मृदा के होठों को छोड़ता है, तब मृदा गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही दर्श मृदा के होठों को छोड़कर उसके गर्दन में अपने होठों को रख देता है। वो उसकी गर्दन को लिक करने लगता है, जिससे मुर्दा अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं। वह पूरी तरह से मदहोश हो चुकी। तभी दर्श उसकी गर्दन पर बाइट कर देता है। दर्द के कारण मृदा अपने सेंस में आ जाते हैं। वह जल्दी से अपनी नज़रें नीचे करके देखते हैं, तो दर्श उसके गर्दन में अपने होठों को रख किस रहा था। ये देखकर वह जल्दी से उसे अपने से दूर करके वॉशरूम की तरफ भागने लगते हैं और वॉशरूम के दरवाजे को बंद करके वह उसी से टेक लगाए गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही दर्श अपनी आंखें बंद कर लेता है और वैसे ही बेड पर लेट जाता है। मृदा के धक्का देने से वह एक साइड हो चुका था और पर अपने तिरछी नजरों से गुमराह को भागते हुए देख सकता था। उसकी आंखों की नमी भी उसने देख ली थी, जिसे देखकर वह एक गहरी सांस लेता है। एक नज़र वॉशरूम के बंद हुए दरवाजे को देखा है, फिर वैसे ही बालकनी की तरफ बढ़ने लगता है। अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखे सामने आसमान को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मृदा वॉशरूम के दरवाजे से वैसे ही एक लगाई नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल लाल हो चुका था। उसके आंखों से हल्के हल्के आंसू आ रहे थे। वह अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर खुद से ही, आखिर क्यों मिस्टर शेखावत, आप मेरे नज़दीक आ रहे हैं?
जबकि मुझे पता है आप ये सब सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें खोना चाहती हूँ, बर्बाद होना चाहती हूँ। आखिर यह मोहब्बत मुझसे क्या क्या करवा देगी? क्या सच में मुझे यह मोहब्बत बर्बाद कर देगी? पर मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे करीब आना है ना मिस्टर शेखावत। मृदा रंधावा तुम्हें दिखाएंगे कि मेरे करीब आने का क्या अंजाम होता है। तुम्हें क्या लगता है तुम करीब आओगे और मैं तुम्हें करीब आने दे दूंगी? अब तुम खुद ही मुझसे दूर हो जाओगे जब तुम मुझे किसी और के। कहते कहते वह अपनी आंखों में जो आंसू थे उन्हें पहुंच देती हैं। उसकी आंखों में अंगारे थे, गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ देखने जा था। मैं आकर वह शावर के नीचे खड़ी हो जाती है, खुद को इतनी बार क्लीन करते हैं कि उसकी पूरी बॉडी गुलाबी होने लगते हैं। वह अपने होठों से खून निकलने लगते हैं। जहां पर दर्श ने बाइट किया था उसे जगह को इतनी बार रगड़ती है कि वहां से इतना खून बहाल जा रहा था, पर फिर भी मृदा के चेहरे पर दर्द बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वह खुद को मिरर में देखती है और एक गहरी सांस लेते हैं। अपने गर्दन पर वह निशान देती है जो काला पड़ चुका था। वो वहां पर रख टॉवल को अपने ऊपर लपेट देती हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर दर्श को ना देखकर वह जल्दी से कब्र की तरफ चली जाती है, जहां पर वह अपने डोर को ओपन करते हैं जो 2 साल पहले उसने देखा था। वहां पर उसका एक ड्रेस उसे मिलता है जो उसने पहले पहना था। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसके सिवा उसे किसी ने भी पहना नहीं है। वह उसे पहनकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। मिरर के सामने खड़ी होती है तो वहां पर उसे वही सिंदूर के डब्बे मिलती है जो उसने वह रखा था। ये देखकर उसे हैरान हो जाती है, पर वह उसे पर बिना कोई ध्यान दिए एक गहरी सांस लेती है और कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकल जाती है। वही दर्श जब कमरे में आता है तब मृदा को कमरे में डाल देखकर वह समझ जाता है कि वह बाहर ही गई होगी, इसी वजह से वह भी वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर जब रूम के बाहर आकर हॉल में आता है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देता है, तो वह उसे तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मृदा जब किचन में आती है तो उसे वही एक बदतमीज सर्वेंट मिलती है जो इस वक्त भी उससे मिली थी। वह बदतमीज सर्वेंट उसे देखकर मुस्कुराती है और जानबूझकर उसके सामने खाने को फेंकती है, जिससे मृदा पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है। वह जानती थी कि यह सर्वेंट उसके एक्स पति को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसे देखकर जाहिर सी बात है आग तो लगे ही वाली थी। मृदा उसे सर्वेंट का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है कि कोई मेहमान अगर घर में आए तो उसकी मेहमान नवाजी कैसे करनी है, तुम्हें नहीं आती है? कैसे सर्वेंट रखे हैं मिस्टर शेखावत ने, जिसे पता ही नहीं है कि मेहमानों को कैसे ट्रीट किया जाता है। मृदा के बदले हुए तेवर को देखकर वह सर्वेंट डर जाती है। अभी वह मृदा को परेशान करती थी, तब तो मृदा कुछ नहीं कहती थी, पर आज ऐसे मृदा का थप्पड़ मारकर कहना उसे बहुत ज़्यादा डरा रहा था। वहां पर बाकी सर्वेंट से मौजूद थे, पर वह कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था ये सर्वेंट कितनी ज़्यादा बदतमीज थी और मृदा के साथ क्या क्या किया था यह उन्हें भी पता था। इसकी वजह से सब एक साइड खड़े हो चुके थे, पर सभी हैरान भी थे कि मृदा 2 साल के बाद यहाँ पर आई है। पहले वाली थी तो वह बहुत ही ज़्यादा मासूम थी, ना वह किसी से कुछ कहती थी, पर यह वाली तो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली थी। सभी हैरान इस मृदा को देख रहे थे। वही वह सर्वेंट अपने अंदर जैसे तैसे हिम्मत लाते हुए गुस्से भरी आवाज में, पर मैंने किया ही क्या है? गलती से खाना नीचे गिर गया था, तुम बीच में आ गई, सारी गलती तुम्हारी है। हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? वह फीमेल सर्वेंट और कुछ कह पाते उससे पहले ही मृदा और एक थप्पड़ मारते हुए, वैसे याद आया कुछ तुम्हारी वजह से लगभग मेरा चेहरा जलते जलते बचा है। सोचा तुम्हारा जो उधर है वह तुम्हें वापस दे दूं। 2 दिन यहाँ पर रही थी मैं, पर तुमने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया था, और अब देखो मैं यहाँ पर फिर से आ गई तो सोचा मैं भी तो रिटर्न गिफ्ट दे दूं। कैसा लग रहा है दर्द जैसा तुमने मुझे दिया था? कहते हुए वह उसे खाने को जो सर्वेंट ने नीचे जमीन पर जानबूझकर फेंका था जिससे मृदा गिर जाए उसे खाने पर मृदा उसे फीमेल सर्वेंट को फेंकते हुए, इसे साफ करो, तुम्हारी वजह से मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। एक तो इस इंसान ने मुझे यहाँ पर लाया है और ऊपर से ऐसे लोगों को रखा है जो बदतमीज है, जिन्हें पता ही नहीं है कि लोगों से कैसे बात किए जाती है। ये सुनकर वह सर्वेंट अपनी जगह से खड़ी होकर मृदा को मरने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाने वाली थी कि
तभी वहां पर एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे फीमेल सर्वेंट की हालत खराब हो जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वही मृदा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। लगता है जिंदगी से प्यार नहीं है। तुम्हें जो मिसेस शेखावत पर हाथ उठाने की गलती कर रही हूँ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मिसेस शेखावत को थप्पड़ मारो। जब 45 चाहे मोहब्बत ना हो पर मेरी दीवानगी तो बन ही सकती हूँ। इसे साफ करो, तुम्हारी वजह से मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। एक तो इस इंसान ने मुझे यहाँ पर लाया है और ऊपर से ऐसे लोगों को रखा है जो बदतमीज है, जिन्हें पता ही नहीं है कि लोगों से कैसे बात किए जाती है। ये सुनकर वह सर्वेंट अपनी जगह से खड़ी होकर मृदा को मरने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाने वाली थी कि तभी वहां पर एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे फीमेल सर्वेंट की हालत खराब हो जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वही मृदा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। लगता है जिंदगी से प्यार नहीं है। तुम्हें जो मिसेस शेखावत पर हाथ उठाने की गलती कर रही हूँ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मिसेस शेखावत को थप्पड़ मारो। कहते कहते वहां पर दर्श आ जाता है। वह उसे फीमेल सर्वेंट को देखकर अपनी ठंडी आवाज में, क्या हुआ, डर लग रहा है, पर तुम्हारा डर मुझे तब नहीं दिखा जब तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो सकती है उसे पर हाथ उठाने की। ये सुनकर मृदा ने लगती है। उसकी हंसी को सुनकर सभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। तो मृदा मजाकिया भरी हंसी लिए, मिस्टर शेखावत ऐसा मत करिए, सबको हार्ट अटैक आ जाएगा आपके इस बिहेवियर से। और रही बात इस सर्वेंट की, तो ये पिछले 2 साल से तो मुझे ढंग से बात नहीं कर रही है और आप कह रहे हैं मिसेस शेखावत पर हाथ कैसे उठा सकती हैं। तो यह उससे 2 साल पहले ही बताना चाहिए था। दर्श मृदा की बात को सुनकर उसकी तरफ देखा है, जो बड़ी ही मजाकिया बड़ी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रही थी। ये देखकर वह बड़ी मासूमियत से, बीवी तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत ज्यादा ताने देने लगी हो मुझे? मतलब गलती की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे ताने दे देकर मार दोगी। दिल पर खंजर की तरह वार करते हैं ये तुम्हारे ताने। ये सुनकर मृदा चेयर पर बैठे हुए अपने होठों पर एक मजाक किया बड़ी मुस्कुराहट लिए बड़ी मासूमियत से उसे देखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, तो मर क्यों नहीं जाते हैं? जख्म तो नहीं दिख रहे मुझे। वैसे भी मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। जो ऐसे शख्स है कि दूसरों को तकलीफ देकर खुद खुश रहता है, वह कहाँ मेरे इन बातों से जख्मी होगा। वह तो खुद मरने की जगह दूसरों को मार देगा। डोंट वरी मिस्टर शेखावत, मैं किसी की बातों में इतनी जल्दी आती नहीं हूँ और गलतफहमियां मैं बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखती। 2 साल जरूर तुम मेरे साथ नहीं थे, पर तुम्हारे बारे में हर एक चीज को मैंने अच्छे से जान लिया है। कहते कहते वह ब्रेकफास्ट रखने का इशारा कर देती है और पीछे सर्वेंट को देखते हैं, जो अपना हाथ अपने गालों पर रखे हुए थे और उसे 2 सर्वेंट लेकर जा रहे थे। उन दोनों को देखकर इग्नोर कर लेती हैं और अपने सामने प्लेट को देखते हैं। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है। उसे औरत के आते ही दर्श के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह औरत उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रखकर मुस्कुराते हुए दर्श की तरफ देखकर, बाबा आ गए, मुझे तो लगा था आप आओगे ही नहीं। वैसे माफ करना, मैं बहुत दिनों तक वहीं पर रही और जब आए तब पता ही नहीं आप कहाँ पर चले गए और पता चला आपने शादी भी की थी। वैसे आपकी वाइफ बहुत प्यारी है, मालकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, जैसे बड़ी मालकिन दिखती थी। कहते कहते वह बूढ़ी औरत मृदा को देखकर मुस्कुराते हुए, मालकिन आप मुझे जानती नहीं होगी क्योंकि जब आपकी शादी हुई थी तब मैं यहाँ पर नहीं थी और आपकी शादी होने के बाद मैं यहाँ पर आई तब यहाँ पर आप नहीं थी। वैसे मेरा नाम शकुंतला है, मैं यहाँ पर बरसों से काम कर रही हूँ। जब से बाबा छोटे हैं ना, उन्हें मैंने ही पल है। बहुत खुशी हुई आप दोनों के बारे में जानकर। मुझे पता है आप दोनों के कुछ झगड़ा शुरू होते हैं, पर सच कहूँ बाबा बहुत प्यारे हैं। ये सुनकर मृदा मुस्कुराते हुए, सच में मुझे नहीं लगता कि आपके बाबा प्यारे हैं, पर क्या कर सकते हैं, आपके लिए वह प्यार होंगे, पर किसी किसी के लिए तो वह नफरत की वजह बन चुके हैं। वैसे आपके बाबा किसी की मासूमियत को छीना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शकुंतला ये सुनकर अपना सर में हिलाते हुए, नहीं नहीं मालकिन आप गलत समझ रही हैं। बाबा बहुत प्यारे हैं, बस दिखाए नहीं है। वह हमेशा ही खुद को ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें कुछ फर्क ना पड़ता हूँ, पर उन्हें फर्क पड़ता है, बस दिखाए नहीं है। अपना उनके साथ रहेंगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा। बस समझना थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह कुछ सोचकर रुक जाते हैं
और अपनी नज़रें तिरछी करके दर्श की तरफ देखने लगती है, जो उन्हें जाने का इशारा कर देता है। शकुंतला यह इशारा समझकर कुछ ज्यादा न बोलकर वहां से चली जाती हैं। वही शकुंतला के जाने के बाद में मृदा मुस्कुराते हुए, वैसे लोगों को गलतफहमियां तुम अच्छी तरह से पलने देते हो। बचपन से इन्होंने मिस्टर शेखावत आपको पाला है, पर देखो कितनी ज्यादा गलतफहमियां इन्होंने अपने अंदर रखी है। यह अच्छी नहीं है कि जिसे वह इतना प्यारा कह रही हैं, वह दरअसल मतलबी इंसान है। पर चलिए, आप किसी के तो सामने है प्यार, नहीं तो छोड़ दीजिए। सुबह सुबह क्या लेकर बैठना। अगर आपके बारे में बात करने को मैं बैठूं ना तो शायद से पूरी जिंदगी निकल जाएगी। पर आपकी गलतियां, आपने जो जो किया है वह कभी खत्म नहीं होगा। कहते कहते वह मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वही उसकी बातों को सुनकर दर्श ब्रेकफास्ट करते हुए उसे देखकर, क्या पता बीवी तुम आंखों से जो देख रही हो वह शायद गलत है। कभी कभी हम नफरत के आगे कुछ चीजों को देखते नहीं हैं। ये नफरत अगर कर रही हो तो शिद्दत से करो, पर इसके अंदर इतना मत डूबी कि जब तुम बाहर आओगे तो सिर्फ पछतावा ही सामने दिखेगा। ये नफरत सब कुछ छीन लेती है और बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। कुछ लोग तो अंधेरे में चले जाते हैं, एक ऐसा अंधेरा लेकर खड़ा कर देता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अकेलापन होता है। एक्सपीरियंस, बीवी एक्सपीरियंस। कहते हुए वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो वही मृदा उसकी बात पर वैसे ही उसे देखकर, बातें तो अच्छी है, सबसे खासियत इन बातों की है कि ये दिल पर लगने वाली है। पर क्या है मिस्टर शेखावत, में नफरत जरूर करती हूँ किसी से, पर मैं उससे ही बर्बाद करती हूँ जिसने मुझे दर्द दिया है। और देखा जाए तो मुझे ही आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर आपने ही तो मुझे ऐसा बनाया है। अब किसी को टारगेट करूंगी तो क्या आप रोकेंगे? आखिर शेखावत फैमिली आपकी भी तो कोई है, खून का रिश्ता है। तो क्या मैं अगर आपके खून को ही दर्द पहुंचाऊंगी तो आपको दर्द नहीं होगा? कहते कहते वह कुछ सोचते हुए बड़ी मासूमियत से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके, इंसान मतलब मैं इतना अंधा हो जाता है कि वह अपनों को भी खो देता है और खुद भी अंधेरे में चला जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, आपके पास इतना सब कुछ होने के बाद क्या खुशी है, वह सुकून है। जहां तक मुझे पता है, जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तब उसे इस अग्नि को छूना पड़ता है, ना जो हर कोई छूता है। इस अग्नि से तो वह जलता है। क्या आपके लिए कोई अलग अलग बनी है? क्या आपके पास कोई सुकून है मिस्टर शेखावत? अगर आप किसी से प्यार नहीं करते हैं, किसी को अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहते हैं, तो उसे मत लाओ। किसी की बद्दुआ तो अपने पास मत रखो। जितनी ताकत दुआओं में नहीं होती है ना, उतनी ताकत बददुआओं में होती है। अगर कहीं खुशी से भी जी रहे हो और सुकून तुम्हारा पास हो, वह भी छीन लेगा ये बद्दुआ। इसके लिए काम ऐसे करो कि कोई बद्दुआ ना दे। अब मैं तो तुम्हें बद्दुआ ही दूंगी। काम तो तुमने वही किए हैं। मेरे साथ जो हुआ है ना, उसके बाद तो मन करता है तुम्हें जीते जी मौत के लिए तड़पाओ। जो मेरे साथ हुआ है ना, उसकी हर एक दर्द को तुम्हें अपने पास रखना दो। पर मैं ये नहीं सकती, क्योंकि मैं मृदा बजाज हूं, ना कि दर्श शेखावत। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह पोहे को खाने लगते हैं और वही उसकी हर एक बात में छुपा गुस्सा, नाराज की दर्द को महसूस करके दर्श अपना सर हिलाते हुए अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए, क्या कभी तुम मुझे बद्दुआ दोगी? कितनी दोगी? किस हद तक दोगी? कल को मैं मर भी जाऊंगा ना, तो इतना जरूर जानता हूं, कोई रोए ना रो, पर तुम्हारे आंखों से आंसू आ ही जाएंगे। यह मोहब्बत का जमाना है। यहाँ पर जो भी मोहब्बत करते हैं ना, उससे गीले भी रखते हैं, शिकवे भी रखते हैं और सवाल का जवाब भी रखते हैं। चाहे तुम जितने भी नफरत करो, मोहब्बत अगर तुमने मुझे कर दी ना, बीवी जी नहीं पाओगी मेरे बिना। ये दुनिया तुम्हें जहन्नम लगेगी। मृदा ये सुनकर एक पल के लिए तो उसके हाथ रुक जाते हैं। फिर कुछ सोचते हुए अपने चम्मच को प्लेट में इधर उधर घूमते हुए, आपको बात पता है इस मोहब्बत के बारे में? क्या आपने किसी से मोहब्बत की थी? मुझे तो नहीं लगता। मैंने जरूर की ना हो, पर ऐसे किसी अपने से की थी। उसने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी कि उसे मोहब्बत के लिए उसने खुद को मिटा दिया। ये भी ना सोचा कि कोई है उसका अपना। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत में वही शख्स नजर आया जिसके बिना वो इस दुनिया में रहना नहीं चाहता है। ये भी ना देखा कोई है जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, जिसे उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर भी उसने अपनी मोहब्बत की पट्टी अपनी आंखों पर बांध दी। इस मोहब्बत से नफरत है मुझे। इस मोहब्बत से बेहतर यही है बीवी की मुझसे मोहब्बत ना करो। मर जाओगी, क्योंकि मैं अपनी गारंटी नहीं देता। आज अगर जिंदा हो तो कल मरने के लिए भी तैयार रहूंगा।
अपने आंसुओं को बिल्कुल मुझ पर वेस्ट मत करो। पर जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला हूँ। चाहे मोहब्बत ना हो पर मेरी दीवानगी तो बन ही सकती हूँ। आखिर क्या मतलब था दर्श की बातों का? आखिर कहना क्या चाहता था वह? किसने बचा उसको दी मोहब्बत से नफरत करने की? आखिर की वह करता है इतनी नफरत मोहब्बत से? जानने के लिए बहुत सारे सवाल हैं और जब आप धीरे धीरे मिलते ही जाएंगे। जब 46 हर एक राज खुलने का एक वक्त होता है। मैंने जरूर की ना हो पर ऐसे किसी अपने से की थी। उसने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी कि उसे मोहब्बत के लिए उसने खुद को मिटा दिया। ये भी ना सोचा कि कोई है उसका अपना। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत में वही शख्स नजर आया जिसके बिना वो इस दुनिया में रहना नहीं चाहता है। ये भी ना देखा कोई कोई है जो अभी अभी इस दुनिया में आया है जिसे उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर भी उसने अपनी मोहब्बत की पट्टी अपनी आंखों पर बांध दी। इस मोहब्बत से नफरत है मुझे। इस मोहब्बत से बेहतर यही है बीवी की मुझसे मोहब्बत ना करो। मर जाओगी क्योंकि मैं अपनी गारंटी नहीं देता। आज अगर जिंदा हो तो कल मरने के लिए भी तैयार रहूंगा। अपने आंसुओं को बिल्कुल मुझ पर वेस्ट मत करो। पर जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला हूँ। चाहे मोहब्बत ना हो पर मेरी दीवानगी तो बन ही सकती हूँ। कहते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगता है। वही उसकी आंखों में अपने लिए दीवानगी को देखकर मृदा के हाथों में जो चम्मच था वह प्लेट पर गिर जाता है। उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना आने लगता है। एक डर सा महसूस होने लगा था उसे। वह बिना कुछ बोले अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वहां से चली जाती है। वही दर्श के होठों पर जो इतनी देर से मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में एक सॉफ्टनेस थी, वह गायब हो चुकी थी। जैसे ऐसे मृदा उससे दूर हो रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें ठंडी होती जा रही थी। वह सिर्फ और सिर्फ मृदा को देखा है जो उसे दूर जा रही थी, भाग रही थी वह उससे, जिसे देखकर उसके उंगलियों में पकड़े हुए चम्मच पर उसकी पकड़ कर जाती है। तभी एक सर्वेंट अपना सर झुकाए खड़ी हो जाती है। तो दर्श अपनी ठंडी आवाज में, मुझे नहीं लगा था कि तुम दर्श शेखावत को बातों कैसे इग्नोर करते हो। मैंने पहले ही कहा था उसके साथ क्या करना है, तो फिर यह अभी तक यहाँ पर कैसे हैं? और इसके अंदर की हिम्मत, आंसर। ये सुनकर वह सर्वेंट डर के मारे कांपने लगता है। वह जैसे तैसे अपनी आवाज निकाल कर, बॉस मैंने उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश की थी पर तुम्हारी फीलिंग बीच में आ गई। जो हाल उसने मेरी बीवी का सोचा था वही हाल उसका होना चाहिए। दर्श शेखावत की बातों को इग्नोर किया है तुमने, इसकी सजा होती है। कहते कहते वह अपनी गर्दन तिरछी करके दो बॉडीगार्ड्स की तरफ देखने लगता है। वह बॉडीगार्ड उसका इशारा समझकर अपना सर हिला देते हैं और उसे सर्वेंट को वहां से ले जाने लगते हैं, जिससे दर्श के होठों पर इवल स्माइल आ जाती है। जब वो ऊपर सेकंड फ्लोर पर आता है तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। वह अपने मोबाइल को अपने हाथों में लिए कॉल अटेंड करता है तो सामने से दुर्रानी अपनी शांत आवाज में, बॉस देव शेखावत को अरेस्ट किया गया है। शायद एक दिन तक उसे टॉर्चर रूम में रखा जाएगा, पर पहले ही उसकी जो कंडीशन है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब 2 साल पहले वह जो पैरालाइज हुआ था उसकी वजह से उसके हड्डियों में रोट डाली हुई है। अगर हमने उसे टॉर्चर रूम में पूरा दिन रख दिया तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है। दर्श उसकी बात सुनकर एक नज़र अपने कमरे को देखा है जिसका दरवाजा बंद था। वह इस फ्लोर के बालकनी में जाकर अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। तो होने दो, उसे भी तो दर्द का मजा लेने दो। आखिर उसके साथ यही तो होना चाहिए। लगता है तुम्हें उसके लिए बहुत हमदर्दी महसूस होने लगे हैं दुर्रानी। वैसे कुलदीप का क्या हाल है? ये सुनकर दुर्रानी जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए, नू बॉस ऐसी कोई वजह नहीं, बस आप चाहते थे उसके साथ एंड खेलना है ना, तो वही मैं बस कह रहा था। मैंने मेडिकल रिपोर्ट निकली थी, उद्धरण चिन्ह, दर्द होने दो, तब भी तो तकलीफ होगी और फिर पता चलेगा दर्द का मजा क्या होता है। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बदलाव हो सकता है जो मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। वैसे भी उसे ही वो पूरा करना है, आखिर उसके अपनों को जो उसने छीन लिया है। कहते कहते वह शांत हो जाता है तो दुर्रानी कुछ सोचते हुए शांत हो जाता है। वही उसकी चुप्पी को महसूस करके दर्श अपनी ठंड आवाज में, दुर्रानी कितनी बार कहा है इंसान को जबान बोलने के लिए दिए जाते हैं, बोलो। तारांकन। दुर्रानी यह सुनकर एक पल के लिए तो शांत हो जाता है। दूसरे ही पल कुछ सोचते हुए, वो मैं कह रहा था कि हमें एक बार मैडम को सब कुछ बताना चाहिए। क्या पता उन्हें अगर पता चल गया तो वह शायद से
दुर्रानी इसके आगे कुछ का पता उसे पहले ही दर्श अपनी सख्त आवाज में। लगता है मेरा डर खत्म हो गया है तुम्हारे अंदर। दुर्रानी आज कहाँ फिर से मत कहो। मुझे पता है क्या कब कैसे करना है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस जो काम दिया है वही करना चाहिए आइंदा से। कहते हुए वह कॉल को कट कर देता है और वही बालकनी में खड़ा हो जाता है। अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और खुद से ही हर एक राज खुलने का एक वक्त होता है। वक्त के पहले राज खुल जाए तो वह तबाही लाते हैं और बर्बादी। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते उसकी आंखें हल्की हल्की लाल होने लगते हैं। उसका चेहरा हल्का हल्का ठंडा पड़ जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और वहां से चला जाता है। जब वह कमरे के अंदर आता है तो मृदा सोफे पर बैठी हुई नजर आती है, जिसे देखकर वह अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। क्या बात है बीवी, मेरा इंतजार किया जा रहा है। मृदा ये सुनकर उसकी तरफ देखकर, हाँ करना तो पड़ रहा है। अब लाया तो तुमने है तो मुझे यहाँ से ले जाने का काम भी तो तुम्हारा है। मेरे पास तो कुछ है नहीं जिससे मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे मेरे अपार्टमेंट में ड्रॉप कर दो। मेरा इंतजार कोई कर रहा होगा भी। मृदा की इस बड़ी ही तीखी बातों को सुन कर दर्श बड़ी मासूमियत भरे चेहरे के साथ, इतना भी मत तीखी बातें करो बीवी, दिल है मेरा, दर्द भी होता है। और वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नया अपार्टमेंट लेकर दे सकता हूँ। मेरा तो सब कुछ तुम्हारा ही है, पर तुम हो जो मुझे डिवोर्स देकर चली गई। डिवोर्स तो कागज है बीवी, जिसे बनाया भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह उसे एक आंख मारकर वहां से गुनगुनाते हुए चला जाता है। वही उसकी इस बड़ी ही बातों को सुनकर मृदा बस अपना सर हिला देती है। वह अपने मोबाइल को देखते हैं जिसे उसने चार्जिंग पर लगाया हुआ था। जल्दी से मोबाइल को हाथों में लिए वह बालकनी में चली जाती है। बालकनी में आकर को पहले धनुष को कॉल लगा लेती है, क्योंकि उसे पता था धनुष बहुत ज्यादा परेशान हुआ होगा। उसके करीब 100 से ज्यादा कॉल और मैसेज जिनकी कोई भी गिनती नहीं कर सकते। वह जब धनुष को कॉल लगाती है तो धनुष कॉल जल्दी से अटेंड करता है, जिससे मृदा मुस्कुराते हुए, क्या बात है, लगता है मोबाइल को अपने हाथों में लिए हुए हो। क्या जान सकती हूँ इतने सारे कॉल्स मैसेज? हाँ नहीं तो क्या मैडम, हो कहाँ पर तुम? डर लग रहा है मुझे। पूरी रात मैंने तुम्हारे इंतजार किया, तुम ही नहीं थी, आखिर कहाँ गायब हो गई हूँ। कहते कहते धनुष तो रुक जाता है, पर उसकी बातों में घबराहट और परेशानी दोनों ही देखी जा सकती थी। और वही उसकी परेशानी को महसूस करके मृदा अपनी शांत आवाज में, कुछ नहीं, एक दोस्त के घर पर थी, रात को लेट हो गया तो वहीं पर रह गई, वैसे मैं आ जाऊंगी अभी 1 घंटे में, तब तक तुम कुछ बना देना, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकूं। नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर दो, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। कहते कहते वह शांत हो जाती है तो वही धनुष उसकी बात को सुनकर हैरानी भरी आवाज में, तुम्हारा दोस्त मतलब तुम उसे आहिल के पास गई हो क्या? अगर उसके अपार्टमेंट में गई हो तो तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। उसकी आवाज में थोड़ी सी घबराहट के साथ एक अलग ही परेशानी थी, जिसे मृदा महसूस नहीं कर पा रही थी। वही उसके ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर मृदा अपना सर ना में हिलाते हुए, नहीं बाबा, उसके अपार्टमेंट में नहीं गई थी, मैं अपने दोस्त के अपार्टमेंट में गई थी, बोल तो रही हूँ, अब तुम ज्यादा सवाल मत करो, मैं आ जाऊंगी। मृदा की बात को सुनकर धनुष गहरी सांस लेकर, तो ठीक है, अगर तुम उसके अपार्टमेंट में नहीं हो तो आराम के साथ आ जाओ, मैं घर पर हूँ। एक काम कर लो, तुम आज छुट्टी ऑफिस ले लो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। कल से तुम बीमार थी, आज हम दोनों डॉक्टर के पास चले जाएंगे और थोड़ा आराम भी कर लो। अपने लिए इतना परेशान होते हुए देखकर मृदा उसे शांत करते हुए, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, तुम्हें मेरी आवाज से पता नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है, तुम कॉलेज चले जाओ, मैं कल से कॉलेज आ जाऊंगी, और हाँ अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तो मुझे बता देना जरूर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कहते कहते वो शांत हो जाती है तो धनुष अपने प्यार भरी आवाज में, क्या करूं, अब एक तुम ही हो जिसके लिए मुझे फिक्र रखनी पड़ेगी। अब जब तुम्हारी जगह कोई दूसरी आ जाएगी या इस खाली दिल में कोई आ जाएगा, तब तुम्हारी फिक्र कहाँ उसे होगी। अभी एंजॉय करो मेरी फिक्र, क्या पता आगे जाकर ये तुम्हें फिक्र ना मिले, तब तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाए। आखिर मैं इतना प्यार हूँ, इतना केयरिंग लविंग हूँ, लड़कियों को तो ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं, क्यों, सही कहा ना। उसकी बातों में एक फ्लैश छुपा हुआ था,
जिसे महसूस करके मृदा मुस्कुराते हुए, मुझे उन लड़कियों का तो पता नहीं पर मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है, लविंग केयरिंग होने चाहिए, पर इतने भी नहीं कि सांस लेने में भी तकलीफ हो। मोहब्बत अगर हद से ज़्यादा हो जाए ना तो वह घुटन महसूस करवाती है। तो बेहतर यही है कि जिस भी तुम मोहब्बत करो उसे शिद्दत से करो, ना कि घुटन में करवाने वाली करो। फिलहाल तो मैं रखती हूँ, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, ज़्यादा परेशान मत हो, हम शाम को मिलेंगे। कहते कहते वह कॉल को कट कर देती है। वही उसकी बातों को सुनकर धनुष बस मुस्कुरा देता है। मृदा कॉल को कट करके सामने देखने लगती है। इस समय वह सामने का नज़ारा देख रही थी। वह सिर्फ यहाँ पर 2 दिन रही थी और यहाँ का नज़ारा उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। जब भी वह सुबह होती थी तब यहीं पर आकर बैठ जाते थे। एक सुकून मिलता था उसे यहाँ पर। वह ऐसे ही अपनी आंखें बंद किए हुए थे कि तभी वह अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसों को महसूस करती है, जिससे उसके हाथों की मुठ्ठियां बन जाती हैं। 47 बीवी हूँ तुम मेरी और मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई ड्राइवर नहीं। मुझे उन लड़कियों का तो पता नहीं पर मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है, लविंग केयरिंग होने चाहिए, पर इतने भी नहीं कि सांस लेने में भी तकलीफ हो। मोहब्बत अगर हद से ज़्यादा हो जाए ना तो वह घुटन महसूस करवाती है। तो बेहतर यही है कि जिस भी तुम मोहब्बत करो उसे शिद्दत से करो, ना कि घुटन में करवाने वाली करो। फिलहाल तो मैं रखती हूँ, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, ज़्यादा परेशान मत हो, हम शाम को मिलेंगे। कहते कहते वह कॉल को कट कर देती है। वही उसकी बातों को सुनकर धनुष बस मुस्कुरा देता है। मृदा कॉल को कट करके सामने देखने लगती है। इस समय वह सामने का नज़ारा देख रही थी। वह सिर्फ यहाँ पर 2 दिन रही थी और यहाँ का नज़ारा उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। जब भी वह सुबह होती थी तब यहीं पर आकर बैठ जाते थे। एक सुकून मिलता था उसे यहाँ पर। वह ऐसे ही अपनी आंखें बंद किए हुए थे कि तभी वह अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसों को महसूस करती है, जिससे उसके हाथों की मुठ्ठियां बन जाती हैं। वह गहरी सांस लेकर अपने हाथों की मुट्ठियों को खोलकर दर्श के हाथ जो उसके कंधे पर थे उन्हें पकड़कर अपने से दूर करते हुए, अब तो मुझे सुकून की भी सांस लेने नहीं दे सकते क्या? पहले ही मेरी जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स करके तुम्हें खुशी नहीं मिलती है, जो आप मुझे इतने सारे दर्द दे रहे हो, जीने तो दे दो। पहले ही तुमने मेरी 2 साल से जिंदगी नरक बना कर रखे हैं और अब कहीं सुकून के फलों की तलाश कर रही हूं तो वहां पर भी तुम आ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उसे गुस्से में देखने लगते हैं। अपनी तिरछी नजरों से दर्श वैसे ही उसके हाथों को पकड़कर उसके हाथों की उंगलियों में डालकर उसकी गर्दन पर अपने होठों को रखकर अपनी शांत आवाज में, बीवी जिसे तुम सुकून के पल कह रही हूं ना, वह सुकून नहीं बल्कि किसी की दर्द भरी सुबह भी हो सकती है। और जहां तक मेरा तुम्हारे साथ होना, तुमने खुद ही मुझे अपनी जिंदगी में लाया है और अब तुम खुद ही मुझे अपने से दूर कर रही हूं। कहते हुए को बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। तो वही उसकी बातों को सुनकर मृदा हैरानी भरी आवाज में, मतलब क्या है? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में लाया है, लगता है तुम पागल हो गए हो। जहां तक मुझे याद है तो तुमने खुद ही मुझे अपनी जिंदगी में लाया था। कुछ याद आया? लॉस के बदले तुमने मुझे शादी के लिए मांगा था और मेरे पापा, आई एम वेरी वेरी सॉरी मिस्टर अर्जुन, ने तुम्हें दे भी दिया मुझे लाइक बाय एंड सेल। मैं तो उन्हें एक चीज की तरह दिखती हूँ। यस, देखा जाए तो शादी के लिए मैंने जरूर तुम्हें मांगा था। मैंने तुम्हें प्रॉफिट और लॉस के बदले खरीदा है। सीरियसली, लोगों की बातों में आना चाहिए, पर उससे पहले उनकी बातों को क्लियर करना चाहिए कि वह सच कह रहे हैं या गलत, या तुम्हारे अंदर नफरत बढ़ा रहे हैं। और जहां तक बात है लाने की, तो पहले तुमने शुरुआत की रात के अंधेरे में अपने आप को बचाने के लिए किसी की बाहों में गई थी। नसीब अच्छा था कि उसे शख्स की नीयत सही थी, नहीं तो उसे अंधेरी रात में बहुत कुछ हो जाता। ये रातें जरूर खूबसूरत दिखती है, पर इनमें जो काम होता है उन्हें देखकर तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। वैसे तुमने झलक तो देखी है, पर वह उसके 1% के भी बराबर नहीं है बीवी। मासूम तो तुम हो और रहोगी, चाहे कितनी भी खुद को बदलने की कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते उसके बालों को सहलाने लगता है। उसके पास जाकर उसके गर्दन पर अपने वैसे ही होठों पर रखकर उसे दूर हो जाता है और वही मृदा उसके बातों को सुनकर कुछ सोचने लगते हैं। मृदा अपनी जगह से खड़ी होकर अपने कदम दर्श की तरफ ले जाने लगते हैं। वह इस समय शांत थी। वही दर्श उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी मृदा अपनी जगह पर खड़ी होकर उसकी तरफ देखते हुए, क्या तुमने उसे दिन मुझे देखा था? जहां तक मुझे याद है हमने एक दूसरे के चेहरे नहीं देखे थे, तो फिर? दर्श मृदा के सवाल को सुनकर जो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, उसके कदम रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर मृदा को देखा है।
जो उसे ही सवालों भरी नजरों से देख रही है। उसे देखकर उसके पास चला जाता है और उसे सीढ़ी की रेलिंग से लगाकर उसकी कमर के दोनों साइड अपने दोनों हाथ रखकर उसके लिए आंखों में देखकर, हाँ ये कह सकती हूँ, हमने दूसरे को देखा नहीं, पर उसे चांदनी रोशनी में मैंने तुम्हारी यह समुद्र सी नशीली गहरी नीली आंखें देख थी। तुम पहले लड़की थी जिसे मेरी आंखों को अपनी ओर खींच लिया था। मेरी आंखें जिसे तलाश रही थी, जिसकी तलब थी, जिस पर रुकना चाहती थी, जिसे देखना चाहती थी, वह तुम्हारी आंखें निकाली। थक चुकी थी आंखें तलाश करते करते, और उसकी तलाश उसे अंधेरी रात में खत्म हुई। रोशनी में तुम्हारी आंखों देखी, और फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया कि अब तुम्हें अपने पास रखना ही है, तो क्या फिर मैंने तुम्हें अपने पास रख दिया, शादी कर ली। कहते कहते मुस्कुरा देता है और उसके नोज को अपनी 2 उंगलियों में पकड़कर उसे पिन करके वहां से जाने ही वाला था कि मृदा उसका हाथ पकड़कर, अगर तुम्हारी आंखों में इतनी ही मेरी आंखों के लिए तड़पती तो फिर 2 साल से मुझसे दूर क्यों रहे, क्यों मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। दर्श मृदा के सवाल से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। वह उसकी तरफ देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। लोग कहते हैं आंखें जो देखते हैं वह सच होता है, पर असल में कुछ और ही होता है। दिमाग से सोचो, तुम्हें खुद ही सब कुछ देखने लगेगा। वैसे क्या लगता है तुम्हें, क्या मैंने अपनी आंखों की ख्वाहिश पूरी नहीं की होगी? अगर तुम पूरे कमरे को देखते तो तुम्हें खुद ही पता चला कि तुम किसकी कैद में हो। कहते हुए वह उसके हाथों को चूमकर नीचे सीढ़ियों से बढ़ने लगता है, और वही मृदा अपनी जगह पर खड़े स्टैचू की तरह उसकी बातों के बारे में सोचने लगते हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसकी बातों का मतलब। वह बस हैरानी से उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। वह अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए अपने गर्दन नामे हिला देती है और एक गहरी सांस लेकर उसके पीछे पीछे बढ़ने लगती है। वह वहां से जाने वाली थी कि शकुंतला वह पर आकर मृदा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, अब पता नहीं मालकिन आप कब आओगे, पर मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी आ जाए। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। हमें लगा नहीं था बाबा कब भी शादी करेंगे, पर उन्होंने शादी की है। यही सोचकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। वह थोड़े अजीब है, पर दिल के बहुत प्यारे हैं, और अंदर से अकेले हैं। बस यही कहूंगी कि आप उनके अकेलेपन को दूर कीजिए, नहीं तो वह अंदर से पूरी तरह से टूट जाएंगे। उन्होंने अपनों को खोया है जिसे वह बहुत प्यार करते हैं, और उन अपनों ने उन्हें एक दर्द भी दिया है। कहते हुए शकुंतला वहां से चले जाते हैं। वही उसके ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर मृदा को कुछ समझ नहीं आता है। वह बस शकुंतला को चाहते हुए देख रहे थे। वह गेट की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में, आखिर यह कहना क्या चाहते हैं मिस्टर शेखावत, और उनकी बातें इतनी अजीब है, और ऊपर से दादी की बातें। हे भगवान, आखिर आपने मुझे की पहेलियां में उलझा दिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो तो हो क्या रहा है। इस मोहब्बत से नफरत है और दीवानगी चाहिए, और एक तरफ ये दादी का रही है, ये अंदर से पूरी तरह से अकेला है। दर्द दिया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे जितना हो सके उतना जल्दी से दूर रहना होगा। वैसे भी पहले मैं टूट चुकी हूँ और खुद को टूटा हुआ नहीं देखना चाहती। पूजा ही रही थी कि तभी एक सर्वेंट की उसके कानों में बातें सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। वह सर्वेंट दूसरी सर्वेंट की तरफ देखकर, लगता है वो आज जिंदा नहीं रहेगी। करण ने उसे वार्निंग दी थी, पर शायद उसे समझ नहीं आया था। इसकी वजह से आज तो ये खुद के हाथों से खुद की मौत लिखी देगी, पर हम में से कोई कुछ कर नहीं सकता। आखिर उसने जो किया है वह बहुत गलत किया है, अब पता नहीं क्या होगा इसका। कहते कहते वह दोनों अपना सर हिला देती हैं। वहीं उनकी सी बातों को सुनकर मृदा पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से बाहर चली जाती है, और सामने देखती है तो दर्श अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले कासे अपने पीठ लगाई हुई सामने देख रहा था। इस समय उसने आंखों पर ब्लैक कलर के सनग्लासेस पहने हुए थे। मृदा उसे देखकर अपना सर हिला देती है और बिना कुछ बोले का कि पिछली सीट पर जाकर बैठते ही वाली थी कि दर्श उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए पहले सीट का दरवाजा खोलते हुए, बीवी हूं तुम मेरी और मैं तुम्हारा पति हूं, कोई ड्राइवर नहीं। कहते हुए वो उसे पहले सीट पर बैठकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। मृदा उसकी बात को सुनकर पहले तो हैरान हो जाती है, पर वह बिना ध्यान दिए सामने देखने लगते हैं। वह अपनी आंखें फिर बंद करके कुछ सोचने लगते हैं। एक लड़की जो 18 साल की थी रेस्टोरेंट में आई डिनर कर रही थी, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली थी। तभी सामने बेटा आदमी उसे लड़की की तरफ देखकर, मृदा तुम्हें क्या चाहिए बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रही हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? ये है मृदा और सामने वाला शख्स अर्जुन और उसी के ही साइड में सुलोचना।
और वही मृदा के साइड में बैठी हुई शांभवी जो उसे गुस्से में देख रही थी। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी मृदा पसंद नहीं है। पर मृदा ऐसी थी जिनके होठों पर की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी, जिसे देखकर वहां मुझे कुछ लड़के उसे देखते ही रहते हैं और यह शांभवी नोटिस कर रहे थे। तभी वहां पर 3 लोग आते हैं, जिनमें एक औरत और 2 शख्स थे। एक की उम्र करीब अर्जुन की उम्र की बराबर होगी और एक लड़का था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वह शख्स का बेटा हो। वही अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे शख्स की तरह बढ़ने लगता। 48 पास्ट और दर्द। ये है मृदा और सामने वाला शख्स अर्जुन और उसी के ही साइड में सुलोचना और वही मृदा के साइड में बैठी हुई शांभवी जो उसे गुस्से में देख रही थी। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी मृदा पसंद नहीं है। पर मृदा ऐसी थी जिनके होठों पर की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी, जिसे देखकर वहां मुझे कुछ लड़के उसे देखते ही रहते हैं और यह शांभवी नोटिस कर रहे थे। तभी वहां पर 3 लोग आते हैं, जिनमें एक औरत और 2 शख्स थे। एक की उम्र करीब अर्जुन की उम्र की बराबर होगी और एक लड़का था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वह शख्स का बेटा हो। वही अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे शख्स की तरह बढ़ने लगता है। वही मृदा अर्जुन को ऐसे जाते हुए देखते हैं तो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके चेहरा हल्का हल्का सफ़ेद पड़ने लगता है। वही शांभवी अपनी जगह से खड़े होकर उसे लड़के के गले लगते हैं। वह लड़का गलत है, शांभवी के लग रहा था, पर उसकी नज़र मृदा पर थी, जो जल्दी से अपना चेहरा आगे तक कर देती है। मृदा के चेहरे पर हल्की परेशानी थी। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है और अपने हाथों को आपस में उलझा लेती है। वही वह तीनों वहां पर आकर बैठ जाता है। जैसे कि शांभवी साइड में वह लड़का बैठ जाता है, अर्जुन के साइड में वह आदमी बैठ जाता है और वही औरत सुलोचना के साइड में आकर बैठ जाती है। वहीं अगर उन तीनों की बात कर तो वह तीनों बजाज फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मिस्टर रणवीर बजाज, उनकी बीवी पलक बजाज और उनका बेटा कारण बजाज। अगर पालक की बात करें तो वह बहुत ज़्यादा सिंपल और प्यारी है। रणवीर भी बिजनेसमैन है, अर्जुन उनका दोस्त है, पर कारण जो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी नज़रों से ही पता लग चुका शांभवी और कारण दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड है। वह दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे कह सकते हैं दोनों एक जैसे ही है, लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट। और वही मृदा सबसे बहुत दूर है, क्योंकि वह हमेशा ही अकेले रहना ही पसंद करती थी। उसे कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसी वजह से वह उससे हमेशा दूरियां या उससे दूर रहने की कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहती हैं। वही पलक जैसे ही मृदा को देखते हैं वह मुस्कुराते हुए, मृदा बच्चा तुम तो कभी हमारे घर आता ही नहीं हो, मतलब हमें इनवाइट करना पड़ता है तुम्हें स्पेशली, तब जाकर कहीं तुम आती हूँ, वह भी तब जब कोई घर पर ज़्यादा रहता ही नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि तुम हमारे घर में 2-3 दिन रहने के लिए आ जाओ। आखिर हम बचपन से ही एक दूसरे के फ्रेंड्स रहे हैं और तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, और मैं चाहूँगी जब शांभवी आती है तब तुम भी मेरे घर पर रहने के लिए आ जाओ। ये सुनकर मृदा अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए, आंटी ऐसी बात नहीं है, वह ना मुझे ना मामा को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है। आप तो जानती हो ना मामा के बिना मैं रहती नहीं हूँ तो। मृदा की मीठी आवाज़ और उसके जवाब को सुनकर पलक सुलोचना की तरफ देखकर, कुछ भी कहो सुलोचना, मृदा बहुत प्यारी बच्ची है और देखो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। मैं तो सोचकर ही परेशान हो रही हूँ, जब तुम अपने बच्चों की शादी करोगी तब क्या होगा। तब तो तुम्हारे दामाद की हर रोज शिकायत आते रहेंगे और तुम हो जो अपने घर छोड़कर अपनी बेटी के घर चली जाओगी। सच में बहुत प्यार करती है तुमसे, नहीं तो आजकल के ज़माने में लड़के रात रात भर आते हैं, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। हमारा ही देखो, रात के 12 बजे बज जाएंगे, फिर भी जनाब हमारे घर में देखेंगे नहीं। कुछ सीख लो बेटा, इसे कहते हैं घर वालों से प्यार, तुमसे तो ये होगा नहीं। काश उसे वक्त मृदा मेरी कोख में होती तो अच्छा होता। पलक की बात सुनकर सुलोचना के चेहरा का रंग उड़ जाता है। वह बस मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखती है, जो उसे देख रहा था। वही मृदा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, आंटी आप ऐसी बात कर सकती हूँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। ये सुनकर पलक मृदा के बालों को सहलाते हुए, इसी वजह से तुम्हें कह रही हूँ, मेरे घर पर आ जाना। मुझे एक बच्ची का प्यार चाहिए, जैसे करण मेरा बच्चा है वैसे ही तुम भी तो मेरी बेटी हो। उद्धरण चिन्ह। इस पर मृदा बस मुस्कुरा देती है। वही शांभवी उन दोनों को देखकर गहरी सांस लेते हुए खुद में ही बढ़ कर, ये लड़की और इसका ड्रामा सच में घर वालों को पागल कर दिया है।
अपनी मासूमियत भरे चेहरे के साथ कोई भी फंस जाता है। कहते कहते शांभवी अपना सर हिला देती है और फिर अपनी नजरें तिरछी करके कारण को देती है, जो मृदा को ही देख रहा था। ये देखकर वह कुछ सोचकर अपना मोबाइल निकलते हैं, उसमें कुछ टाइप करते हैं। जिस कारण अपना मोबाइल निकालता है, वह जैसे ही अपने मोबाइल में देखा है तो अपनी नज़रों पर करके शांभवी को देखा है, जो उसे आंखों से ही कुछ इशारा कर देते हैं। उसका इशारा समझकर कारण बस मुस्कुराहा देता है। कारण को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर शांभवी कुछ सोचते हुए अपनी फैमिली की तरफ देखकर, पापा क्यों नहीं हम तीनों कहीं घूमने जाते हैं? वैसे भी कल संडे है और करण के साथ हम दोनों ने भी टाइम स्पेंड नहीं कर लिया है, तो हम तीनों कहीं रात को घूमकर आ जाते हैं। क्यों कारण, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? ये सुनकर कारण अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी मैं मृदा के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। अगर वह चाहे तो हम सभी घूम सकते हैं। वैसे भी हम सभी फ्रेंड से बचपन से तो। ये सुनकर मृदा कुछ बोलते ही वाली थी कि तभी अर्जुन अपना सर हाँ में हिलाते हुए, क्यों नहीं, आखिर बच्चों को भी ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तुम तीनों एक काम करो, डिनर होने के बाद चले जाओ। वैसे भी हम भी सोच रहे कहीं घूमने चले जाते हैं, पुरानी दोस्ती भी ताज़ा हो जाएगी। ये सुनकर सभी अपना सर हिला देते हैं। मृदा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वह अपनी माँ की तरफ देखते हैं, जो उसे शांत होकर जाने का इशारा करती है। अब मृदा के पास कुछ बचा ही नहीं था, तो इसी वजह से वह ना चाहते हुए भी अपना सर हिला देती है। इस बीच उसने एक बार भी कारण की तरफ नहीं देखा था, जो लगातार उसे ही देख रहा था। करीब सबका डिनर कंप्लीट हो जाता है। पहले अर्जुन और रणवीर चले जाते हैं, अब बचते हैं वह तीनों। मृदा धीरे धीरे करके उन दोनों के पीछे आ रही थी। तभी शुभांगी करण की तरफ देखकर अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए कुछ सोचते हुए पीछे मुड़कर मृदा से, मृदा एक काम कर, तू करण के साथ चली जा, मुझे अर्जेंट एक काम आ गया है, मैं पापा को बोल दूंगी, परेशान मत हो, वैसे भी कारण तुम्हें छोड़ देगा घर। कहते हुए वह मुस्कुराकर वहां से जाने लगती है, बिना मृदा की कोई बात सुन। वही मृदा बस हैरान से शांभवी को जाते हुए देख रही थी। उसने जो वन पीस पहना हुआ था, उसे पर उसकी पकड़ कर चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्का हल्का डर दिख रहा था। वही कारण उसे ऐसे डरते हुए देखकर मुस्कुरा देता है। वह मृदा के सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए, क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वैसे भी हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। ये बात अलग है कि तुम कभी मुझसे दोस्ती नहीं करती थी, हमेशा भागती थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। अगर कुछ किया तो मेरे घर वाले तो मुझे मार ही डालेंगे। चलो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे कभी समझने की कोशिश करो। अगर मुझे समझती तो डरती बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मृदा बस अपना सर हिला देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सर नीचे करके आगे बढ़ने लगती है। वही कारण उसके पीछे पीछे जाते हुए अपनी होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट ली अपने मन में। अब तो मौका मिल गया है। बचपन से कितनी बार सोचा था कि तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, पर चलो आज मौका भी मिला है और दिल में भी कुछ होने लगा है। क्या पता तुम्हें अपनी बाहों में लेकर पूरी जिंदगी अपनी बाहों में भर दूं। वैसे भी यह शांभवी अपने मतलब से मेरे पास आती है, और एक तुम हो जो इतनी मासूम हो। तुम इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि मेरी दुनिया के लिए बनी हूँ मृदा, और मेरी ही दुनिया में रहोगी। कहते कहते अपनी होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट जो हद से ज्यादा खतरनाक थी, उसे मुस्कुराहट को लिए वह हद से ज्यादा खतरनाक भी थी। और मृदा इस बात से अनजान के आगे क्या होने वाला है वह आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों ही काम में बैठे हुए थे। करण की नज़र बार बार मृदा पर थी से उसे वह घूरे जा रहा है, और उसके ऐसी नज़रों को महसूस करके मृदा को बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। इसी वजह से वह विंडो के बाहर देख रही थी। मृदा को ऐसे खुद को इग्नोर करते हुए देखकर कारण कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देखकर ड्राइव करते हुए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बात करना चाहिए? आखिर हम दोनों फ्रेंड से मृदा, और इतना ज़्यादा तुम मुझसे दूर भगोरी अच्छा नहीं लगता। मुझे गुस्सा आ जाता है मुझे जब तुम मुझे देखकर ऐसे भगती हूँ। मैं हमेशा ही सोचता था कि तुम मेरे घर पर आकर मेरे घर पर रहूं। तुम्हें वह हर एक चीज़ में दिखाना चाहता था, स्पेशली मेरा रूम जिसे मैंने बनवाया था तुम्हारी पसंद से, पर तुम हो जो कभी आती ही नहीं हो, ऐसा क्यों? कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से उसे देखने लगता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर मृदा अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए
वह मेरा स्कूल रहता है और अब कॉलेज भी तो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं कैसे टाइम निकाल, मुझे ज़्यादा तो टाइम रहता ही नहीं है भाई। भाई, ये शब्द जैसे ही कारण अपने कानों में सुनता है, वह का रोक देता है, जिससे मृदा अपना बैलेंस बिगाड़ लेती है और सामने टकरा जाती है, जिससे उसके घर पर हल्की हल्की चोट आने लगती है, की वजह से वह दर्द से कर होती है। वह अपने सर पर हाथ रखकर अपनी डरी सहमी नजरों से कारण की तरफ देखने लगते हैं, जो उसे ही गुस्से भरी आंखों से देखे जा रहा था। जब 49 फर्स्ट मीट कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से उसे देखने लगता है, वही उसके ऐसी बातों को सुनकर मृदा अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। वह मेरा स्कूल रहता है और अब कॉलेज भी तो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं कैसे टाइम निकाल, मुझे ज़्यादा तो टाइम रहता ही नहीं है भाई। भाई, ये शब्द जैसे ही कारण अपने कानों में सुनता है, वह का रोक देता है, जिससे मृदा अपना बैलेंस बिगाड़ लेती है और सामने टकरा जाती है, जिससे उसके घर पर हल्की हल्की चोट आने लगती है, की वजह से वह दर्द से कर होती है। वह अपने सर पर हाथ रखकर अपनी डरी सहमी नजरों से कारण की तरफ देखने लगते हैं, जो उसे ही गुस्से भरी आंखों से देखे जा रहा था। मृदा कारण को इतनी गुस्से में देखकर डर जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं और अपने अचानक ब्रेक क्यों लगाया, कहते कहते उसकी आवाज में हल्का हल्का दर्द और आंसू भी उसके आंखों से आ चुके थे। वही कारण गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे मृदा को और भी ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। वह अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगती है, तो कारण गुस्से भरी आवाज में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है मुझे भाई बोलने की? ना हमारा खून का रिश्ता है, ना ही मैंने कभी तुमसे राखी बांध देगा, तो तुम्हें किसने बोला मुझे भाई बोलने को? हम भाई बहन नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर मेरी रानी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, और तुम हो जो मुझे भाई बना रही हो। ये सही नहीं किया मृदा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, अब इस गुस्से को तुम्हें ही शांत करना पड़ेगा। कहते कहते वह उसके पास आने लगता है, तो वही मृदा उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करते हुए, देखा जो तुमने कुछ भी गलत किया ना, तो मैं पापा और मामा को बता दूंगी और अंकल आंटी को भी बता दूंगी, तो बेहतर यही है। ये सुनकर कारण उसे हाथ को पकड़ता है, जो उसके सीने पर है, उसे हाथ को पकड़कर अपने बेहद नजदीक करते हुए, क्या कहोगी, मैं तुम्हारे साथ ये किया तो जाकर कह दो, इसे मेरा ही फायदा है। मैं घर वालों को बता दूंगा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो ना चाहते हुए भी तुम्हारे अंकल आंटी और तुम्हारे फैमिली वाले को मेरे साथ तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। वैसे तो यह आइडिया सही है, हम दोनों की शादी आराम के साथ हो सकते हैं अगर तुम मेरे साथ दे दो। कहते कहते वह उसके चेहरे के बेहद नजदीक आकर उसके होठों पर अपनी होठों को रखना ही वाला था कि मृदा जैसे तैसे करके अपना हाथ उससे अलग करके पहले का को अनलॉक करती है और बाहर निकल जाती है। अंधेरा था, पूरी तरह से सुनसान रास्ता था, कोई भी नहीं था, पर उसे पता था अगर वह यहाँ पर रही तो कारण उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से वह भागकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। वही कारण जो काम में दरअसल मृदा ने उसकी आंखों पर नाखूनों से वार किया था, जिससे वह दर्द से अपने चेहरे पर अपना हाथ रख देता है। जब वह अपने हाथ को साइड में करता है, तब तक मृदा वहां से चल चुकी थी। ये देखकर कारण का से बाहर निकलता है और मृदा का पीछा करने लगता है। वही मृदा ये देखी है कि कारण उसके पीछे आ रहा है, तो वह भाग कर जाने लगती है। इस समय उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखे जा सकती थी। वह जैसे तैसे करके भाग रही थी, तभी अंधेरे में एक शख्स से उसकी टक्कर होती है, जो शायद वहीं पर खड़ा था। ये का रास्ता ऐसा था कि दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ खाई थी और बीच में एक ही रास्ता आता था। वह शख्स अंधेरे में खड़ा था जो सामने खाई को देख रहा था। वह मृदा कैसे अचानक खुद को पीछे से गले लगाने से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंधेरे में उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर इतना जरूर था उसकी आंखें हद से ज्यादा ठंडी और डरावनी देखी जा सकती थी। वह ये साफ साफ महसूस कर सकता है कि पीछे जो लड़की उसे गले लगाए हुए थी वह कांप रही है और शायद रो भी रही है। मृदा अपनी लड़खड़ा की आवाज में, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे वह छोड़ेगा नहीं, प्लीज आप मेरी मदद करो ना। खुदा की प्यार की सी आवाज शख्स जैसे ही सुनता है, अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर मृदा के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अंधेरे में मृदा का चेहरा जरूर दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसकी डरी सहमी मासूम सी आंखें उसके सामने थी। उन आंखों को देखकर वह शख्स उसके दोनों गालों को पकड़कर अपने शांत मगर गहरी आवाज में, तुम्हें कोई नहीं छू सकता,
शांत हो जाओ, इतना ज्यादा डरोगी तो कहीं बेहोश ना हो जाओ। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। कहते कहते वह तो शांत हो जाता है, पर वही मृदा उसकी आवाज को सुनती है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे मृदा पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। वह आवाज सिर्फ आवाज नहीं थी, उसमें साफ साफ एक भरोसा था, जिसे महसूस करके मृदा बस अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके अपना सर हिला देती है। तभी कारण की आवाज सुनाई देती है, जिससे मृदा बिना कुछ सोचे समझे उसे शख्स के सीने से लग जाती है। और यह महसूस करके वह शख्स उसे दूर करने की जगह उसे अपनी बाहों में भरता है। वह एक पल के लिए खुद के ऐसे करने से हैरान तो था। एक अनजान लड़की को उसने अपनी बाहों में भर दिया था। मृदा तो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके सीने से लग जाती है, और वह शख्स भी उसे अपने सीने से लगा लेता है। मृदा इस बात से अनजान थी क्या कि उसके साथ क्या होने वाला है। वही कारण चिल्लाते हुए वहां पर आ जाता है, जिसकी आवाज को सुनकर मृदा और भी ज्यादा डरने लगती है। शख्स को समझने में देर नहीं लगती कि मृदा के साथ क्या हो रहा है। वह उसे पहले अपनी काम में उठा देता है। तब तक वहां पर कारण भी आ जाता है। वह मृदा को किसी और की काम में ते हुए देखकर पहले तो हैरान हो जाता है, फिर कुछ सोचकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब तक वह शख्स मृदा को काम में अच्छे से बैठा कर कारण की तरह बढ़ने लगता है। वह कारण का हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए, हम सुबह बात कर लेंगे, फिलहाल तो तुम यहाँ से निकालो इसे पहले कि मेरा गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाए। कारण उसे अनजान शख्स की आवाज में हल्का हल्का डरावना पर महसूस कर सकता था, पर फिर भी वह गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है उसे अपने साथ लेने की? तुम जानते हो वह कौन है? वह मेरी है, तो बेहतर यही है कि उसे छोड़ दो, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? कारण बजाज इंटरप्राइजेज का सीईओ हूँ। मैं रास्ते पर ला सकता हूँ। मुझसे मत उलझो, गलती कर रहे हो तुम। उद्धरण चिन्ह। करण की बात सुनकर वह शख्स उसके गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसके कान में धीरे से अपनी डरावनी आवाज में, अच्छा तो तुम बजाज एंटरप्राइजेज के सीईओ हो। कल सुबह तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। बेहतर यही है कि उसके दूर रहूं। मैं उसे डरना नहीं चाहता हूँ, इसी वजह से शांत हूँ। अगर मुझे उसके नज़दीक भी तुम नजर आए तो। कहते कहते वह उसे जमीन पर फेंक कर चला जाता है। कारण ये सुनकर उसकी करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि वह शख्स अपने कमर से रिवाल्वर को निकालकर सामने कर देता है। उसकी चमक इतनी ज्यादा थी, चांद की रोशनी में कारण साफ साफ उसे रिवाल्वर को देख सकता था। वह दोनों हाथ ऊपर की ओर कर देता है, जिससे वह शख्स मुस्कुरा देता है और वहां से अपनी रिवॉल्वर को अपने ब्लेजर के अंदर छुपाकर चला जाता है। और वही कारण सिर्फ और सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा था। वह शख्स जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, तो मृदा बड़ी ही परेशानी और मासूमियत भरी आवाज में, क्या आपको उसने कुछ किया? वह बहुत बुरा है, पता है आपको, वह ना बहुत ज्यादा अजीब भी है। उसने ना मुझे सब बदतमीजी की, हमें करना, मम्मी पापा को बताऊंगी। मृदा की मासूमियत भरी आवाज को सुनकर वह शख्स, जिसका चेहरा मृदा देख नहीं पा रही थी, पर वही मृदा की नीली आंखें वह साफ साफ देख सकता था। वह नीली आंखों में खुद के लिए इतनी ज्यादा फिक्र देखकर बस अपना सर हिला देता है। वह दोनों वहां से जाने लगते हैं, तो मृदा बड़ी मासूमियत से उसे शख्स की तरफ देखकर, क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे अजनबी? वह शख्स वैसे ही ड्राइव करते हुए, अब तुमने अजनबी का दिया है तो मेरा नाम ही अजनबी रख दो। ये सुनकर मृदा बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मतलब तुम अपना नाम नहीं बताने वाले हो? कोई नहीं, मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम मृदा रंधावा है। और वह अपने बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। जैसे वह होटल में गई थी, वहां पर उसके पेरेंट्स थे, उसकी बहन थी, फिर कैसे वह यहाँ पर आई, कहते कहते कब उसकी आंखें लग जाती है यह उसे खुद भी नहीं पता चलता है और वह सो भी जाती है। प्रेजेंट में कार रुक जाती है, वैसे ही मृदा की आंखें खुल जाती हैं। वह अपने गर्दन तिरछी करके दर्श को देती है, जो उसे सामने का इशारा करते हुए, बीवी तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से, आज हम दोनों को ऑफिस भी तो जाना है। मृदा ये सुनकर उसकी तरफ देखते हुए गहरी सांस लेकर अपनी बैग को अपने कंधे पर टंगते हुए, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर शेखावत, आप ऑफिस जा सकते हैं। मैं किसी कैंप या ऑटो से आ जाऊंगी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहते कहते वह जाने ही वाली थी कि दर्श हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, अब बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारी हर एक चीज का ध्यान तो मुझे रखना ही चाहिए।
अब तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, तुम्हें किसका इंतजार करूंगा बीवी। डाइवोर्स हुए मुझे लगता है 3-4 दिन तो हो गए होंगे, पर फिर भी हमेशा इस शब्द का क्यों यूज़ करते हो जो यूजलेस है। पता है हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, पर फिर भी तुम्हें परेशान किए बिना दिन कहाँ जाता होगा। या खुद का अच्छे से ट्रीटमेंट करो। अगर नहीं है पैसे तो मुझसे मांग लो, मैं देता हूँ, पर मेरा पीछा तो छोड़ दो। च50 मृदा का गुस्सा और नफरत। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर शेखावत, आप ऑफिस जा सकते हैं, मैं किसी कैंप या ऑटो से आ जाऊंगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहते कहते वह जाने ही वाली थी कि दर्श हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, अब बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारी हर एक चीज़ का ध्यान तो मुझे रखना ही चाहिए। अब तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, तुम्हें किसका इंतजार करूंगा बीवी। डाइवोर्स हुए मुझे लगता है 3-4 दिन तो हो गए होंगे, पर फिर भी हमेशा इस शब्द का क्यों यूज़ करते हो जो यूजलेस है। पता है हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, पर फिर भी तुम्हें परेशान किए बिना दिन कहाँ जाता होगा। या खुद का अच्छे से ट्रीटमेंट करो। अगर नहीं है पैसे तो मुझसे मांग लो, मैं देता हूँ, पर मेरा पीछा तो छोड़ दो। कहते कहते वह गुस्से में उसे देखने लगते हैं तो दर्श बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, अब जो होगा नहीं मुझे उससे मैं कैसे कर सकता हूँ। अब सुबह सुबह मुझे झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है बीवी। वैसे रात में अगर तुम चाहो तो बेड पर कर लेंगे, कंफर्टेबल एंड प्राइवेट प्लेस करना है वैसे करो। अब जाओ जल्दी से, तुम्हें पता है ना मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं है, या मैं आ जाऊं तुम्हें। वह इतना ही कहा पाया था कि मृदा उसे अपना हाथ दूर करते हुए उसे अपनी नीली आंखें दिखाते हुए, सोचना भी मत, अपनी ना ये गंदी हरकतें और यह गंदे तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना यह अपने पास रखो, मुझे ऐसी गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। वही दर्श मासूमियत से उसे देखने लगता है। मृदा उसे पर बिना कोई ध्यान दिए बाहर चली जाती है और वही दर्श उसे देखने लगता है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर अपने मोबाइल को अपने हाथों में ले लेता है। दुर्रानी का नाम कॉलर आईडी पर देखकर वह अपना सर हिला देता है और कॉल को अटेंड करता है। दुर्रानी अपनी शांत आवाज में, बॉस अपने जैसे कहा था वैसे तो हो गया है, पर रंधावा के 20% शेयर्स जो मिस्टर रंधावा अपने नाम करना चाहते हैं, और कि उनका क्या करना है। उन्होंने कहा है कि वह इसके अमाउंट देने वाले हैं और डील के हिसाब से वह कह रहे हैं कि उन्हें शादी के बदले जो अमाउंट हम लोगों ने दी थी उसके 20% और चाहिए। उद्धरण चिन्ह दर्श अपने सर को दबाते हुए, सच में ये रंधावा अपनी हरकत से बात नहीं आएगा। मेरी बीवी सच कहती है, इस लालची इंसान ने तो मुझे इस बेच ही दिया है। हर वक्त पैसे पैसे पैसे। मम रंधावा के जितने भी हमारे पास बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट या कुछ प्रॉपर्टी है, मेरे बीवी का नाम कर दो। और शेयर्स की बात कर रहे हैं तो वह भी मेरे बीवी के नाम कर दो। मिसेस दर्श शेखावत पैसे की बात अगर वह कर रहा है तो उसके कुछ प्रोडक्ट या उसकी कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वह मीडिया में ले जाओ, मीडिया वालों को कुछ मिला नहीं होगा तो दे दो। कहते हुए वह कॉल को कट करके अपने सर को दबाते हुए कुछ सोचने लगता है। फिर अपने बैंक के पॉकेट से सिगरेट को निकालकर उसे अपने होठों के बीचों बीच रखकर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए, लगता है इस रंधावा का कुछ करना ही पड़ेगा, पर अगर मैंने कुछ कर दिया तो बीवी नाराज हो जाएगी। आखिर उसका हक पहले है, पर कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तुम्हें कर ही सकता हूँ। कहते कहते वह अपनी होठों पर सिगरेट को रखकर उसे जला देता है। उसके कांच लेते हुए सामने देखने लगता है। मृदा गुस्से में अंदर अपार्टमेंट के आ जाते हैं। धनुष पहले ही जा चुका था। वह जैसे ही अपार्टमेंट में आती है तो वह पहले हाल में आती है तो हाल में सोफे के सामने जो कॉफी टेबल था उसके ऊपर उसे कुछ मिलता है, जिसे देखकर वह उसकी तरह बढ़ जाती है। तो धनुष ने 1 लेटर लिखा हुआ था। मुझे पता है इस मोबाइल के ज़माने में ये लेटर तुम्हें पसंद नहीं आएगा, पर क्या करें, हमारे लिप्स ही ऐसे हैं कि हम इन खातों में ही लिखकर दे सकते हैं। खाना रेडी है जहपाना, आप खाना खा ले और अपना ध्यान रखें। क्या है ना, हमारा दिल बहुत कमज़ोर है, आपकी फिक्र करता है हर वक्त, और इस फिक्र को ज़रा अपने पास रखिए और हमारे दिल का भी ख्याल रखिए। हमने आपके लिए कुछ रखा है, हमारा दिल है जिसे संभाल कर अपने पास रखना। धनुष की ऐसे अजीब सी बातों को पढ़कर मृदा के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह धनुष ने कहा था वैसे ही किचन में चली जाती है तो वहां पर एक हाथ से बना हुआ केक था, जिसे देखकर मृदा हैरान हो जाते हैं। वह अपना सर हिलाकर खुद से
ये लड़का ना किसी को भी खुश करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब इसकी बहुत जल्द कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो बन ही जाएगी। इसे पता है लड़कियों को कैसे खुश करना है। सच में यह महान है और इसकी बातें पागल करने वाली है। उद्धरण चिन्ह। कहते हो देखो मुस्कुराना देती है और केक को खाती है। उसे केक बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। चॉकलेट का था। वह कुछ सोचकर उसे फ्रिज में रख देती है और फिर फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद वह कपड़े चेंज कर लेते हैं। कपड़े चेंज करके वह कुछ सोच करके खाने लगते हैं। केक खाकर वह टिफिन को भरती हैं। तभी उसका मोबाइल बजाने लगता है। वह पहले तो इग्नोर कर देती है, फिर कुछ सोचकर मोबाइल को देखते हैं तो कॉलर आईडी पर किसी अनजान का नंबर देख भी कर वह कॉल अटेंड करती है तो सामने से जानी पहचानी आवाज आ जाते हैं। बेटा कैसी हो तुम, सुना है तुमने उसे डिवोर्स दे दिया। ये जानी पहचानी आवाज को सुनकर मृदा जो वहां से जा रही थी उसके कदम रुक जाते हैं। वह गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक मजाकिया भारी मुस्कुराहट लिए। आपको अब पता चल, जहां तक मैं जानती हूँ मिस्टर रंधावा को तो उसी दिन पता चला जिस दिन मैंने डिवोर्स ले लिया। आपको नहीं लगता क्या आपने बहुत देरी कर दी? वैसे खुश है या मिस्टर रंधावा ने तो घर को अपने सर पर ले लिया होगा। आखिर मैं इतना बड़ा लॉस जो उन्हें दे दिया है। तो बताए आज आपने मुझे याद कैसे किया? बिना मतलब तो आप मुझे याद कर नहीं सकती। ये सुनकर सामने जो सुलोचना थी उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है। वह उदासी भरी आवाज में, बेटा मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा नाराज हो मुझसे, पर मैं क्या करती? तुम्हारे पापा के आगे किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं है और ना ही मेरी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं तुम्हें इस वजह से नहीं किया कॉल कि मुझे कुछ चाहिए या मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। रही बात इनकी तो अब ना ही कोई कुछ कर सकता है ना ही मैं इनके बीच आ सकती हूँ। ये खुद सब कुछ हैंडल कर ही लेंगे। तुम ज्यादा सोचो मत। वैसे मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। क्या तुम मुझे बता सकती हो अब तुम हो कहाँ पर? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं। मृदा उनकी बात बीच में काटते हुए, बस कीजिए मैसेज रंधावा। ये प्यार और यह झूठा नाटक ना ही दिखाएं वही बेहतर है। इतनी ही अपनी बेटी से प्यार होता तो 2 साल तक अपनी बेटी से मिलने तो आते ही ना। 2 साल के बाद आज मुझे कॉल किया जा रहा है। साफ साफ बता दीजिए कि आखिर कॉल किस वजह से किया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे जॉब के लिए भी जाना है। बेहतर यही है कि जो है वह बता दीजिए। ये नाटक और यह झूठी हमदर्दी न ही दिखाए वही बेहतर है। कहते उसकी बातों में रूखापन था जो साफ साफ सुलोचना महसूस कर सकती थी। वह गहरी सांस लेकर, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस डिवोर्स जो तुमने ले लिया है, एक बार इस बारे में सोचो। घर में प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं और ना ही ये किसी की सुन रहे हैं। हर वक्त झगड़े पर झगड़ा होता जा रहा है। कल शाम बहन को उन्होंने बहुत मारा है जिससे वह अभी तक बेड से खड़ी नहीं हो पा रही है। उसी के हालात खराब हो चुकी है। एक बार इस बारे में बात तो करो, क्या पता। प्लीज प्लीज स्टॉप दिस फैमिली ड्रामा मिसेस रंधावा। मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। आपके हस्बैंड पागल हो चुके हैं। जाकर उन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करिए या किसी के पास भेज दीजिए, पर मुझे कॉल मत करिए। मुझे लगा था क्या आपने थोड़ी भी इंसानियत होगी, अपनी बेटी के लिए प्यार की जगह होगा, पर आपका प्यार तो अपने पति के लिए ही बढ़ता जा रहा है। वैसे तो इतने सालों से अब मुझे नफरत आ रही है। मैं क्यों आप जैसी औरत को अपनी माँ माना? मुझे तभी समझाना चाहिए, चाहे कोई औरत बेटी को जन्म ही क्यों ना दे, पर पति के प्यार के सामने वह बेटी उन्हें बेटी नहीं बल्कि एक चीज नजर आती है जिसे आपके पति मिस्टर रंधावा बाय एंड सेल करते हैं। जरा संभल कर, क्या है ना आपकी बड़ी बेटी को भी सेल करने में वह एक पल भी नहीं सोचेंगे। आखिर बिजनेसमैन है और प्रॉफिट तो चाहिए होगा। समझ नहीं आ रहा है इतना पैसे के लिए लालच क्यों भला? 2 बेटियां हैं, इतने पैसे को क्या करेंगे? जरा नजर रखिए अपने पति पर, क्या पता कोई बेटा आ जाए। कहते हुए वह कॉल को कट कर देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। जब वह बाहर आती है, बिल्डिंग के बाहर आकर देखती है तो अब भी दर्श अपनी मर्सिडीज में बैठा हुआ था। वह गहरी सांस लेकर उसके पास चली जाती है। सामने वाली सीट पर बैठने के बाद वह उसकी तरफ अपनी तिरछी नजरों से देखती है तो दर्श अपना सर हिला देता है। वह मृदा को देख सकता था जो गुस्से में दिख रही थी। वह ड्राइविंग करते हुए, क्या बात है बीवी, आज चेहरा इतना लाल लाल क्या हुआ? किसकी मौत आ गई जो तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया है?
तुमने रंधावा इंटरप्राइजेस के साथ क्या किया है, जो मिस्टर रंधावा पागल हो चुके हैं। प्लीज गाइस सपोर्ट माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।